जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम जोरेज़ अरशद है। मैं ग्रीन वेव स्किल हब की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता हूँ और पाकिस्तान में बेस्ड हूँ। और दूसरा जो हमारा ऑफिस है वो ब्रेमन जर्मनी में है, जिसको फराज भाई हेड करते हैं और साथ शारिक भाई उनको सपोर्ट करते हैं। और ये आज का सेशन है, ये 2024 का पहला सेशन हम कर रहे हैं। ई कॉमर्स के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा एक सेशन हो चुका है। और इन कमिंग वीक हमारा जो आईटी डेवलपमेंट का सेगमेंट है उसको लीड करते हैं शारिक भाई। वो भी अवेयरनेस सेशन करेंगे। तो आज के सेशन करने का मकसद ये था कि 2024 शुरू होते ही बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन कॉल्स, क्वेश्चंस आना शुरू हो गए थे कि हम लोगों ने प्लान किया है कि 2000 जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं उसमें किसी ने कहा मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ तो उसको स्केल अप करना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं जर्मनी में कर रहा हूँ तो मैं उसको यूके यूएसए वगैरह में लेके जाना चाहता हूँ। तो उस हवाले से जो है वो गाइडलाइन चाहिए थी लोगों को। तो उसके लिए हमने फिर आज का सेशन प्लान किया कि हम जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है या जिनकी क्वेरीज रिसीव हुई हैं उनको हमने इनविटेशन भेजा। ये क्लोज सेशन है, उन सबको इनविटेशन भेजा और आज वो सारे सवालात और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिनके हमें ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं और लोगों को कंसर्न्स होते हैं अमेजोन के हवाले से। कि मैंने एक छोटी सी स्लाइड्स बनाई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाए ये सेशन। जी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको मेरी। अपना तो इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट सा दे दिया है। मैं ग्रीन वेव का भी थोड़ा सा करवा देता हूँ। ग्रीन वेव बिजनेस सोल्यूशन जो है वो जर्मन बेस्ड और पाकिस्तान बेस्ड जॉइंट वेंचर वेंचर है, जो ई कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आईटी डेवलपमेंट की सर्विसेज और ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व है। अ, हमने 2022 से शुरू करके तकरीबन 2023 और अब भी हम जो है वो ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट्स हैं, एसईओ ब्लॉगिंग है और ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं। हम खुद भी ई कॉमर्स में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। और यही सारा जो है वो हम ये सारा करने के पीछे एक मकसद है, वो ये है कि जर्मनी के अंदर हम कम्युनिटी बिल्ड अप करना चाहते हैं। जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, या जो पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां पे रहता है उनको बिजनेस की तरफ लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने ये 3 सेगमेंट्स जो है वो संभाले हुए हैं। फराज भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, शारिक भाई आईटी डेवलपमेंट को देखते हैं, मैं इंपोर्ट इसको ई कॉमर्स को देखता हूँ मेनली। और हम जो मेनली काम करते हैं वो अमेजोन ईबे वगैरह पे करते हैं, थोड़ा सा शॉपिफाई किया है और मेन फोकस हमारा जो है वो अमेजोन है। अ, अगर इम्पो इसकी ई कॉमर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो उसको क्यों इतना हम रिकमेंड करते हैं, क्यों इतनी प्रेफरेंस है उसकी, सारे लोग उसको क्यों करना चाहते हैं, तो वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है आई थिंक। ई कॉमर्स का पूरी दुनिया में बूम है, कोविड के बाद ये जो है वो ट्रेंड बन गई थी और सारे लोगों ने इसको करना चाहा, लेकिन उसमें से जो कामयाबी मिली है वो बहुत थोड़े लोगों को मिली है। लाइक अगर 100 लोगों ने इसमें जंप इन किया है तो उसमें से जो सक्सेस रेशियो है वो 40 to 50% है उन लोगों को जो ब्रेक इवन तक पहुंचे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग करना तो चाह रहे होते हैं, हाइप को देख के उसमें जंप लगा देते हैं, लेकिन उनको सही नो हो नहीं होती। तो उसके लिए हमने ये सारा शुरू किया कि लोगों को टीच किया जाए, उनको इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग्स कोचिंग प्रोग्राम्स करवाए जाएं, ताकि उनको ये बिजनेस करने से पहले सही तरह से अंदाजा हो जाए कि ये ई कॉमर्स है क्या, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या आपको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपको ये बिजनेस सूट करता भी है कि नहीं करता, आपके आपके क्या हालात हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन और नॉलेज कितना है। तो अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो ये ई कॉमर्स जो है वो आज के दौर में ग्लोबल मार्केट एक्सेस है कि आप कहीं से भी बैठ के जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप अपने फोन, मोबाइल फोन से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं।
और पूरी दुनिया जो है वो आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में है। कहीं से भी बैठ के आप किसी भी कंट्री में जो है वो इजीली सेल कर सकते हैं। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर जर्मनी जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी 70% लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं। और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो 24/7 है, 24/7 है। कॉस्ट इफेक्टिव है, कस्टमर इंसाइट्स हैं, लोगों की लॉयल्टी डेवलप हो चुकी है, जैसे कि अमेजोन, ईबे। अमेजोन का जो कस्टमर है या अमेजोन से जो बाय करता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता। इसी वजह से अमेजोन जो है वो बिगेस्ट मार्केट प्लेस है, और ईबे का भी इसी तरह ही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इनको समराइज करके लिख लिया था। और इनके लिखने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा जो है वो एक ग्राफिक्स चले जाएं, आपको विजुअली वो नजर आ जाए, और कुछ चीजें मैं शेयर कर दूंगा इसकी इनसाइट्स। ई कॉमर्स करने के लिए अगर मैं कहूँ कि पिछले 2 हफ्तों में मुझे जितनी क्वेरीज आई हैं, उस उन सारी क्वेरीज को मैं समराइज करूँ तो लोगों के कंसर्न ये है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और उस सवाल का जवाब देने के लिए आज का ये सेशन जो है प्लान किया था कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स, स्पेसिफिकली जर्मनी में, यूएसए में और यूके में। ये 3 मार्केट प्लेसेस बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। अब तीनों मार्केट प्लेसेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमें ये तो पता है किसी ना किसी हद तक कि ई कॉमर्स जो है वो इन ट्रेंड है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, थोड़ा करने करने के लिए इजी है। आप अगर अपनी कुछ जॉब कर रहे हैं या आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं तो आप एक पैसिव इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये आपने करना कैसे है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और इसकी क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। हमें जितने भी लोग रीच करते हैं, या हम जनरली देखें कि फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या जो भी हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में हैं, लोग करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन उनके पास जो है वो इनफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता। अगर मैं स्पेसिफिकली जर्मन मार्केट की बात करूं तो जर्मन मार्केट के अंदर वैट के बहुत सारे इश्यूज हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़ा हेक्टिक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। और ये अगर आप कोई बंदा कर भी लेता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा यूजी रजिस्टर करना चाहे कंपनी जर्मनी के अंदर, 4 से 5 माह मिनिमम लग जाते हैं। और अगर कोई बंदा वो कर भी ले, वो माइलस्टोन अचीव कर ले, तो उसके बाद अमेजोन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि अमेजोन का अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर फिर आपने बिजनेस शुरू करना है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अमेजोन अमेजोन का बिजनेस शुरू करने से पहले, ई कॉमर्स शुरू करने से पहले, या ईबे के ऊपर सेलिंग करने से पहले आपको उसकी एक तो लीगल रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंट्री के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या वो बिजनेस, उस तरह का बिजनेस आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप अपने वीजा स्टेटस के ऊपर और ग्रीन कार्ड होल्डर होल्डर हैं, या आपके पास नेशनैलिटी है, या आप ओवरसीज हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि बिजनेस कैसे करना है। अब बिजनेस करने के लिए लोग ये करते हैं कि ये मेरे पास 2,000, 5,000, $10,000 यूरोस पड़े हुए हैं तो मैं इनको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब वो किसी ना किसी तरह उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद पता चलता है कि बिजनेस में जितना ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या होती है कि उनके पास ना तो प्रायर एक्सपीरियंस होता है, ना ही नॉलेज होता है, और ना ही उनका बिजनेस जो प्रोसेस फ्लो है वो एक्सपीरियंस्ड हैंड्स के पास होता है। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा उस बिजनेस को लेके चलेगा तो वो सक्सेसफुल होगा। अगर इनएक्सपीरियंस बंदा होगा तो उसको सीखने सीखने में ही कुछ साल 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद जब बिजनेस आप समझें कि शुरू भी हो गया है, आपने सारी चीजें जो है वो अपने कंट्रोल में ले आए हैं, तो फिर बिजनेस की स्केलेबिलिटी और ग्रोथ का ऑप्शन आता है। उसके लिए फिर एक नया इशू होता है। अब मार्केट प्लेसेस का कंपैरिजन किया जाए तो ग्रोथ भी उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी के अंदर ई कॉमर्स बाकी मार्केट प्लेसेस से बिट स्लो है लेकिन सस्टेनेबल है। आप जर्मनी के अंदर आपको पुश मिलते मिलते शायद 6 माह साल लग जाए, लेकिन वो पुश जो है वो बड़ा सस्टेनेबल होगा, वो लॉन्ग रन के लिए होगा। अगर आप यूएसए की बात करें तो यूएसए में आपको जो पुश है वो जल्दी मिल सकता है, लेकिन उसी तरह वहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह यूके की बात कर ली जाए तो वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन चांसेस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मन मार्केट।
लेकिन जर्मन मार्केट की कुछ और भी खसूसियत हैं इन चीज़ों से हटके। वो खसूसियत ये है कि आपको पूरे यूरोप की एक्सेस मिल जाती है, और हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है या जो हमारे लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है वो जर्मन बेस्ड है। और जर्मनी के अंदर बिजनेसेस को थोड़ी बहुत फेवर मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर आप उस बिजनेस को स्केल अप कर लें, लाइक आप 4 to 5 या 10 मेंबर्स तक ले जाएं अपने, जो है लोग उसमें हायर कर लें, तो फिर गवर्नमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, और आपका बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग रन के लिए आपका एसेट बन के सामने आना शुरू हो जाता है। इसी तरह यूएसए की अगर बात की जाए, अच्छा मैं जर्मनी की थोड़ी सी जो है वो आपको इसकी ना लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये हमें काफी ज्यादा आया है, ये क्वेश्चन भी आया है कि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जर्मनी के अंदर आपको आपका जो है वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप जर्मनी में रहते हुए यूएसए यूके वगैरह में कंपनी रजिस्टर करके वहां पे अमेजोन कर सकते हैं। और अगर आपका जो है वो आप जर्मन नेशनल हैं, आपका स्टेटस जो है वो ब्लू कार्ड पे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए नेशनल के लिए तो कोई इशू नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी होती है, और आप कंपनी रजिस्टर करके तो कर सकते हो। इसी तरह अगर यूएसए की बात की जाए, तो यूएसए के अंदर आप जो है वो ओवरसीज कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं बहुत आसानी से, और अगर आप जर्मन पासपोर्ट होल्डर हैं, नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो आप और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। लाइक आपने सीधी एलएलसी रजिस्टर्ड करवानी है किसी भी स्टेट में, जिसमें फ्लोरिडा, टेक्सास और वायमिंग वगैरह इस तरह की स्टेट्स रिकमेंडेड है, तो उनमें आप एलएलसी रजिस्टर्ड करवा के तो अपना जो है फिजिकल बैंक अकाउंट के साथ या वर्चुअल बैंक अकाउंट के साथ आप अपना बिजनेस प्रोसेस फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स का, जो कि बहुत ही स्मूथ है एज कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट प्लेसेस। यूएसए के अंदर आपको ये सारा सेटअप क्रिएट करते कोई 2 महीने लग सकते हैं मैक्सिमम, प्लस माइनस के साथ। तो 2 महीने के अंदर आपका जो है वो बिजनेस रनिंग पोजीशन में आ जाता है। और अगर आपको अच्छा अगर आपको मार्केट उस कंट्री की स्पेसिफिक लोकेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यूएसए के अंदर आपको जल्दी मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे बात करें होलसेल बिजनेस मॉडल की, अमेजोन होलसेल बिजनेस मॉडल की स्पेसिफिकली, तो जर्मनी जो है यूएसए की पॉपुलेशन है तकरीबन 60 करोड़ के करीब, और 60 करोड़ के अंदर जो है वो तकरीबन 80% लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं। और उसको आप जरा इमेजिन करें कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो 60 करोड़ में से तकरीबन कुछ 40 करोड़ लोग हैं जो ऑनलाइन बाइंग करते हैं, और वो कितनी जल्दी आपको सेल्स में पुश मिल सकता है। या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अच्छा ब्रांड जो है वो स्टैब्लिश ब्रांड आप उसको बेचना शुरू करते हैं तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। उसके अलावा अगर प्राइवेट लेबल वगैरह की बात की जाए, तो अगेन वही बात है कि कस्टमर बेस ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा लोग वहां पे होने की वजह से उसमें भी आपको अच्छा जो है कुछ मिल जाता होता है। इसी तरह अगर हम यूके की करें, यूके की लीगल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात करें, तो यूके के अंदर आपको एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है, जो कि आप बीइंग ओवरसीज बड़ी आसानी से करवा लेते हैं विद इन फ्यू स्टेप, विद इन फ्यू मिनट्स, और विद इन फ्यू स्टेप्स जो है वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। लेकिन अभी ये 2022 के मिड से अमेजोन ने वहां पे वैट का रजिस्टर्ड होना जरूरी कर दिया है। पहले ये होता था कि लोग एलटीडी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते थे यूके के अंदर, और उस एलटीडी कंपनी के ऊपर सेल्स करना शुरू हो जाते थे। वहां का लॉ है कि आप 72,000 पाउंड्स की सेल करते हैं तो फिर आप वैट के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये जो है अमेजोन ने कंफर्म कर दिया है कि आपका वैट होना रजिस्टर्ड जरूरी है। जब आप 72,000 पाउंड्स की सेल करेंगे तो फिर वो आप उसकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और अगर उसकी मार्केट प्लेस की हवाले से बात की जाए, अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। जिस तरह यूएसए के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी तरह यूके के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, और होलसेल के हवाले से काफी अच्छी मार्केट है।
बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं और आपको जो है वो जल्दी आप रनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। अब अगर जर्मनी का थोड़ा सा मैं दोबारा बताना चाहूँ तो जर्मनी के अंदर आपको बिजनेस करने के लिए जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप सब जो है वो मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपके वीजा स्टेटस मैटर करते हैं और उसके बाद फिर वैट का मसला आ जाता है कि आपका वैट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर हो जाएं तो फिर आप जर्मन मार्केट में अमेजोन, ईबे और अब जो न्यू मार्केट प्लेसेस आ रही हैं जैसे टेमो ने एक बड़ा तहलका मचाया हुआ है, ऑटो है, ज़ोलांडो है, इन सब को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अगर आप अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस प्रोसेस फ्लो मैनेज कर लेते हैं तो जर्मनी के अंदर आपको ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। थोड़ी सी स्लो है मार्केट, जहाँ पे आपको यूएसए यूके में 3 से 4 माह में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, जर्मनी के अंदर शायद 5 से 6 माह लग जाते हों, लेकिन ज्यादा सस्टेनेबल है, ज्यादा लॉन्ग रन के लिए है। तो अगर आप ये कर लें तो जर्मनी के अंदर भी आप एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम डेवलप कर सकते हैं जो कि लेटर ऑन आपका इसेट बन जाती है, इसेट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, आई होप कि मैंने जो है वो तीनों मार्केट प्लेसेस को क्विकली उनके प्रॉज एंड कॉन्स और बिजनेस जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनको कवर कर दिया है। इस दौरान किसी का क्वेश्चन हो तो वो प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर हम एंड पे जो है वो सारे क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली, अगर किसी का जी सवाल एक जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एक क्वेश्चन है। जी जी sure। हारिस नाम है मेरा। आपसे पूछना था कि एलएलसी जो बनानी है अमेरिका में, उस वो पॉइंट आप कवर करेंगे एट सम पॉइंट इस उसमें वीडियो में कि नहीं? नहीं, ये जो आज का सेशन है ये है अवेयरनेस सेशन। इसमें मैं जो है वो इंफॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको कोई टेक्निकली कोई हेल्प चाहिए या किसी जगह पे आप स्टक हो गए हैं तो वो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या हमारा ये कंपनी ईमेल शेयर्ड है, वहाँ पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। लाइक आप एलएलसी बना रहे हैं तो आपको आपको कोई इशू आ रहा है कोई आईटीआईएन नंबर लेने में या कोई फॉर्म फिलिंग में या हम्म। कोई स्टेट को चूज करने में, तो वो मैं आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। और अगर उसमें कोई ज्यादा मसला होगा तो मैं आपको जो है वो उधर की किसी लॉयर के साथ या किसी के एक्सपर्ट बंदे के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप उनसे हेल्प सीख कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरा नाम एहसान है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जर्मनी में जो सबसे छोटी कंपनी होती है गिवरबेस्ट, और जिस नंबर जो मतलब जो लिया जाता है उसके थ्रू भी हो सकता है, उगे ही मतलब यूजी कंपनी ही रजिस्टर करनी पड़ती है? नहीं नहीं, हो सकती है। जो सबसे छोटी होती है जिसको सोल प्रोप्राइटर उनजल नेमन बोलते हैं शायद, कुछ इस तरह का, हाँ जी, तो उसके थ्रू बिल्कुल। भी कर सकते गिवरबेस्ट जो नंबर दिया गेवियर जाता पे है होता जिसमें। है। मैं अगर थोड़ी सी मैंने भी करंटली रजिस्टर गेवियर रजिस्टर करवाई है, तो वो कोई नहीं है, वो सिंपली जाएं, वो 15 यूरो उसकी फीस है, छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिल करें तो वो फॉर्म खुल जाती है आपको। हैं। जी बिल्कुल, 15 उसमें तो यूरो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। 15 यूरो उसकी फीस है बस। सही हो गया, थैंक यू जी। जी, मोहम्मद मुदस्सिर भाई सवाल करना चाहते हैं, जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों हम इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि मेरा अपनी यानी कि जो राय है इस चीज़ के बारे में, अगर मैं अगर किसी पॉइंट के ऊपर गलत हूँ तो काइंडली मुझे यानी कि गाइड कर दीजिएगा। मेरा प्लान ये है कि हम जर्मन मार्केट के अंदर के टाइम लगाएंगे इन चीज़ों को रजिस्टर के ऊपर। क्यों ना हम अपनी एक शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बना के उसके ऊपर सेलिंग थ्रू यानी कि मार्केटिंग उसकी सोशल मीडिया को यूज करते हुए करें और उसके ऊपर सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। वो मेरा ख्याल है कम इन्वेस्टमेंट है और ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है मोहम्मद मुदस्सिर भाई, ये जो है ना शॉपिफाई का स्टोर बनाना और वेबसाइट बना के उसके ऊपर सेलिंग करना, इसकी हमारे पास काफ़ी केस स्टडीज आई हैं और उन केस स्टडीज में से कोई 1 से 2 ऐसी साइट है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी वजह ये है कि इनकी कस्टमर बेस नहीं होती, आपने वो डेवलप करनी होती है और कस्टमर को लेके आना होता है। ट्रैफिक लाने के लिए वो इटसेल्फ एक बड़ा जो है वो मसला है। और सोशल मीडिया कंपेन्स आप डिज़ाइन करेंगे, गूगल कंपेन्स डिज़ाइन करेंगे, तो अगर तो आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है उसके रेलिवेंट, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको शुरू शुरू में वो नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए, जैसे कि अमेजोन का
आप इनिशियल अमाउंट से अच्छा ब्रांड हंट करके अगर होलसेल शुरू करते हैं तो वो आपको महीने के अंदर थोड़े से थोड़ा भी, बिल्कुल भी जो थका हुआ ब्रांड है वो भी आपको 1000-2000 की सेल दे देता है। तो आप उसको ट्राई करें। और दूसरी इसमें जो मेन चीज है ना, जो हमारे लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो सारी चीज है ये पहले कॉमर्स है और फिर उसके बाद ई कॉमर्स है। हम कॉमर्स को नहीं समझते, हम डायरेक्टली ई कॉमर्स करने चलते हैं। तो पहले हमें कॉमर्स समझनी होगी और फिर उसको ई जो है वो ई कॉमर्स करनी होगी। वो आप अमेजोन पे करें, ईबे पे करें, शॉपिफाई पे करें, टीमो पे करें, वॉलमार्ट पे करें, बेशुमार आ गई हैं और सब पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हम करते ये हैं कि इधर पाकिस्तान से जो लोग सोर्स कर रहे हैं, लेदर जैकेट्स करते हैं, सर्जिकल के आइटम्स करते हैं, या कुछ जो भी मशहूर चीजें हैं इधर की वो कुछ लेते हैं, या यूरोप से या यूएस से कुछ भी सोर्स कर लेते हैं जो उनकी रीच में होता है। तो उसको लेके उसकी वेबसाइट बना के तो उसकी सेलिंग शुरू कर देते हैं। उसकी ये शॉपिफाई की मैं बात कर रहा हूँ। जब उसकी सेलिंग शुरू करते हैं तो फिर आपको कस्टमर बेस डेवलप करनी होती है, वहाँ पे ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है, ऑडियंस लानी होती है। तो उसके लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकें, गूगल एड चला सकें, फेसबुक के थ्रू कर सकें, लिंक्डइन के थ्रू कर सकें, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकें। तो मैं तो उसी बंदे को कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया में अच्छा है या उसका रिसोर्स मैनेज कर सकता है तो वो शॉपिफाई जरूर करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे नहीं हैं, आप उसका फिलहाल रिसोर्स मैनेज नहीं कर सकते, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। थैंक यू। सर वन मोर क्वेश्चन। दरअसल मैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरा एडमिशन लेटर है मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी यानी कि मूव हो जाना जर्मनी की तरफ। लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर लोकल यानी कर रहा हूँ काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर यानी कि मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मार्केटिंग के थ्रू मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स किया हुआ है, उसके ऊपर अच्छा एक रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यानी कि जैसे मैं यानी कि यूरोप जाऊँ, उसके साथ एज अ बैकअप के ऊपर ये भी यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन उसके उसके लिए कोई यानी कि रजिस्टर वगैरह करवाने की जरूरत तो नहीं जर्मनी के अंदर? मैं फराज भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ, या अगर आपके पास नॉलेज है तो आइडिया आप गाइड कर दीजिएगा। ठीक है सर, आप अगर लोकली कर रहे हैं ई कॉमर्स तो मोर पावर टू यू। आप अल्लाह आपको मजीद बरकत दे उसमें। आप पाकिस्तान की जो मार्केट है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई मार्केट प्लेस एज सच एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय दराज के। तो दराज का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत बैड गया है पिछले कुछ सालों से। तो इस वजह से आपकी लोकल शॉप शॉपिफाई अच्छी चलती है, और सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप उसको चला लें तो एक चीज। दूसरा, अगर आप जर्मनी मूव कर रहे हैं तो उसके हवाले से जो आपने पूछा है, तो आपका वीजा स्टेटस क्या होगा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो आप जर्मनी के अंदर जो है वो बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, आपको यूएसए यूके में ही करना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये हैंड रेज कर रहे हैं, तो जी आतिर भाई आप भी कर लें सवाल प्लीज। मेरा एक छोटा सा सवाल है अमेजोन रिटेल के बारे में ना। अब जी हमारा जी है उसका लेबल्स मित्तल का शॉप, और ई कॉमर्स मैंने अपने फुल वेबसाइट पर डिजाइन की हुई है। तो जो लेबल्स मैंने जो पढ़ा था कि अमेजोन पे अगर आप किसी और ब्रांड की चीज सेल करते हैं तो आपके पास वो लेटर होना चाहिए उनका कि आप ये सेल कर सकते हैं। फॉर जी एग्जांपल बिल्कुल अगर ऐसे। शान के या लजीजा के या कुछ टीआरएस के प्रोडक्ट्स हैं, वो वैसे तो हमें डिफरेंट सप्लायर से यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन उसको अगर मैंने अमेजोन या ईबे पे लेके जाना है तो मुझे उनके ऑफिशियल कंपनी से कोई लेटर लेना पड़ेगा, या जिस तरह अभी इधर से मैं अपनी दुकान पे सेल करूंगा वैसे वहां पे कर सकते हैं? अच्छा सर, इसमें ना दो, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दो टेक्निकल चीजें हैं, उनको आप जरा समझ लीजिएगा। कि अमेजोन है एक मार्केट प्लेस, मल्टीपल रिटेलर जो है वो स्टोर है, उसके ऊपर रिटेलर्स बैठे हुए हैं और वो सेल करते हैं। अमेजोन के ऊपर जो आपने चीज सेल करनी है वो आपने या तो होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से लेनी है। उसके अलावा अगर आप रिटेलर से लेके उधर एज अ रिटेलर बैठ के सेल करेंगे तो अमेजोन उसको ये समझता है कि ये हमारे कंपेटिटर से चीज ले रहा है और हमारी ऑडियंस को, हमारी कस्टमर बेस को सेल कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप ईबे से एक प्रोडक्ट लेते हैं, ईबे भी एक मल्टीपल रिटेलर स्टोर है, तो हम्म। उससे लेके तो आप अमेजोन के ऊपर बेचना शुरू कर देते हैं, या अमेजोन से आप लेते हैं तो ईबे के ऊपर बेचना शुरू कर देते हैं, या कोई थर्ड स्टोर या कोई आप लेके तो आप बेचना शुरू कर देते हैं।
तो आप जब सेल करते हैं 2 4 5 10 सेल्स तो हो जाती हैं, उसके बाद अमेजोन कहता है जी ये आप मुझे इनवाइस दिखाएं, ये आप ले कहाँ से रहे हैं। तो जब आप उसको इनवाइस देते हैं तो इनवाइस होती है उसके कंपेटिटर की, ईबे की, टीमो की, अमेजोन की, या कोई भी थर्ड सोर्स जहाँ से आप ले रहे अगर हैं। फॉर एग्जांपल लोकल हम कहीं से ले रहे हो, यहाँ से जो लोकल सप्लायर्स बैठे हुए बिल्कुल, फिर आप कर हैं, सकते हैं सर, फिर आप कर सकते हैं, अगर मैं फिर आप कर लोकल सकते सप्लायर फॉर एग्जांपल जो लोकल सप्लायर है जो होलसेल का काम करता है यहाँ पे लेबन मित्तल का, वहां से लेके ईबे अमेजोन पे कर सकता हूँ, वो इनवॉइस चल सकती है। हैं। परफेक्टली परफेक्टली आप कर सकते हैं, वो इनवाइस चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। लाइक हम्म, जर्मनी के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, उनका हम्म, प्रोडक्ट लें, और उस प्रोडक्ट हम्म। को आपने फिर उसको एवेलुएट करना होता है कि उस पर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है नहीं मिलता, सेल्स कितनी है नहीं है, ये सारी चीजें देख के तो आप हाँ उसको वो तो अमेजोन। सेकेंडरी है ना, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं। जी जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ठीक है, और थैंक यू। हैं। थैंक यू जी। शहूर आमिर, आप भी कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शहूर आमिर है, मैं कोबलेंस में रहता हूँ जर्मनी में तकरीबन पिछले 3 साल से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे कुछ कजन्स हैं, वो अमेज़ॉन का काम कर रहे हैं, होलसेल भी कर रहे हैं और कुछ प्राइवेट लेबल भी कर रहे हैं, और दोनों कैलिफोर्निया से कर रहे हैं। तो मेरा उनके साथ काफ़ी राब्ता है और मेरा खुद भी इरादा है ये काम करने का। तो मैं उनसे ऑब्वियसली मेरे रिलेटिव्स हैं तो मैं एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, ताकि मैं वो गलतियां ना करूं या वो प्रॉब्लम्स में ना जाऊं जो जिधर वो थे। तो अब उनमें एक जो है वो होलसेल कर रहा है और दूसरा जो है वो पीएल कर रहा है। तो वो होलसेल वाला मुझे कहता है यार कि मसला ये है कि मेरे 3 4 प्रोडक्ट्स बंद हो गए हैं, और कहता है कि मेरा पुराना अमेजोन का अकाउंट भी बंद हो गया था, और हालांकि मैं सब कुछ अमेरिका से खुद कर रहा हूँ। तो जी कहता है कि सही है। वहां पे आपका थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है कि यार आपका दूसरा कॉम्पिटिटर, आप इन दी एंड पराई चीज बेच रहे हैं, पराया ब्रांड बेच रहे हैं। बेशक आपके पास सारे कागज पूरे हैं, लेकिन आपके पास फिर भी बिल्कुल मसला है कि आप कहीं ना कहीं एज अ लॉन्ग रन फंसेंगे, और फिर आपको या तो अपने प्रोडक्ट्स बदलने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा उसके लिहाज से। अब प्राइवेट लेवल की मैं बात करता हूँ, तो अब जो मेरा कज़न वहाँ पे प्राइवेट लेवल कर रहा है, तो उसका प्राइवेट लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उसका अकाउंट बहुत अच्छा है, उसकी बहुत हाई सेल्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन वो भी एक परेशानी में है। वो कहता है यार कि मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है, पहला वाला जो मेरा प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट भी मेरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपना पीएल रजिस्टर कराया था उधर उस पर किसी और की कंप्लेन आ गई थी, उन्होंने कह दिया था कि भाई हमारा तो पहले से हुआ हुआ था इस पे। तो कहते हैं वो प्रोडक्ट मुझसे गया। और कहते हैं कि अब मैं दूसरा जो मैं पीएल कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि अब मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट चला रहा हूँ, और मैं अपनी सारी ट्रैफिक को अमेजोन से उठा के अपनी वेबसाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल होलसेल करते हैं, होलसेल नहीं मतलब प्राइवेट लेवल करते हैं, और प्राइवेट लेवल के बाद भी इन दी एंड जब हमारी अप्रोच ये है कि हम लोग इसे अपनी उसकी तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम लोग 100% अमेजोन पे रिलाई भी नहीं कर सकते बेशक हमारे पास प्राइवेट लेबल हो। तो जब एक बंदा स्टार्ट करना चाहे, तो क्या उसे फिर ऑटोमेटिकली शॉपिफाई से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि उसकी एक कस्टमर बेस वो खुद अपनी एक इतनी बना ले कि अगर वो अमेजोन पे जाए या किसी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस सेलिंग पे जाए, और वहां पर जाके उसे कल को कोई परेशानी हो या ना हो, उसका अपना पीछे कस्टमर बेस इतना हो कि उसे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। चलिए मैं आपने ये जो बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन किया उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि किसी भी जगह पे, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या टेक बिजनेस हो, उसमें उसकी जो कामयाबी की जमानत है ना, वो कोई बंदा नहीं दे सकता कि ये होगा, सिवाय वो बैंक के कि आप इतने पैसे रखते हैं और उस पे आपको इतने पैसे मिल जाएगा। एक चीज। दूसरा जो आपने ये कहा है कि होलसेल में भी चैलेंजेस हैं और प्राइवेट लेवल में भी चैलेंजेस हैं, इस बात से मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि चैलेंजेस हैं, लेकिन आपका प्रायर एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज उन चैलेंजेस को कम कर लेती है। जैसे आपने खुद ही कहा कि आपके कजन जो है उन्होंने पहला एक पीएल किया, उस पे इशू निकल आया, और अब दूसरा पीएल उनका जो है वो कामयाब जा रहा है। तो ये बिजनेस के प्लस एंड माइनसेस होते हैं, उसमें ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, और आपको जो है वो आपके हिस्से का जो है रिजक मिलता ही मिलता है, अगर आप जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं और एक जो उसका ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो कर। दूसरी चीज, एक ये भी आपने मेंशन की थी कि होलसेल में प्राइस चीज हम सेल करते हैं।
देखें, होलसेल में अगर हम प्राइस चीज सेल करते हैं तो उसमें हमारा रिस्क फैक्टर भी बहुत कम होता है। और वो चीज़ बड़ी क्लियर कट मैं मेंशन करता हूँ हर जगह पे कि वो जो होलसेल है वो आपका अपना एसेट नहीं है, वो आप किसी का ब्रांड सेल कर रहे हैं। वजह ये है कि वो ब्रांड बड़ा रिनाउंड है, उसकी सेल्स अच्छी हैं और वहां से आप उसके साथ बैठ के अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर तो आपका डीप डाउन प्लान ये है कि आपने अपना एसेट बिल्ड करना है और आपने इसमें लीडर बनना है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, तो होलसेल जो है वो आपकी गेम नहीं। होलसेल तो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, या आप किसी से लेके चीज बेचते जा रहे हैं और उस पर अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। अगर आपने एसेट बिल्ड करना है, लीडर बनना है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, या कोई स्पेसिफिक मार्केट कैप्चर करनी है, कस्टमर बेस डेवलप करनी है, तो फिर होलसेल आपके लिए है ही नहीं। अब आपने एसेट बिल्ड करना है, कस्टमर बेस जो है वो डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपका अपना डिसीजन है कि आप पीएल की तरफ जाते हैं या शॉपिफाई की तरफ जाते हैं, या वेबसाइट अपनी जो है वो बना लेते हैं, या वो कोई थर्ड मेथड यूज करते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता होता है कि आपका प्रोडक्ट नॉलेज कितना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप टाइम कितना दे सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इनको कंट्रोल कर लें तो शॉपिफाई पे भी एसेट बिल्ड होते देखे हैं और लोग बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। और अमेजोन पे भी हम जानते हैं कि लोगों के जो है वो पीएल मिलियंस में फ्लिप हुए हैं। जी समझ गया मैं, बहुत शुक्रिया। और एक और क्वेश्चन छोटा सा मैंने पूछना था आपसे कि अगर हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल मैं एक एलएलसी अमेरिका में बना लेता हूँ, तो उसके अलावा फिर मुझे क्यों, मेरा अकाउंट भी वहाँ पर है, मेरे पैसे भी वहाँ पर ही हैं, और मैं फॉर एग्जांपल वो जर्मनी में मंगवाता भी नहीं हूँ वो पैसे, और मैं ऑनलाइन अपना सारा काम कर रहा हूँ, तो फिर उसके अलावा मतलब मुझे फिर अपने एम्प्लॉयर से इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि बिल्कुल नहीं यहाँ पर पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप अहलाकी तौर पे उसको बताना चाहते हैं तो बता दें कि मैं साथ एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जर्मनी के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखा होता है कि लिखा आप कोई होता है। अगर साथ जॉब करेंगे तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। तो हम्म उस हम्म, सूरत में आप उनको इन्फॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कर रहे हैं यूएसए में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो उसके साथ आपके एम्प्लॉय का क्या कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि हम अमेजोन कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं, शॉपिफाई टीमो वगैरह कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सेल्स नहीं आ रही या हम उनको स्केल अप नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे थे, तो बिल्कुल उनको समराइज करके, तो वैसे फिर हम क्वेश्चन आंसर में भी काफी हद तक कवर कर रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगा कि ये मैं थोड़े से ना जल्दी से डिस्कस कर दूं। गगन। हाँ जी, आपने अपना जो है वो बिजनेस को प्रमोट किस तरह करना होता है, बिजनेस को स्केलेबिलिटी की तरफ किस तरह लेके जाना होता है, और उसको आप बढ़ा किस तरह सकते हैं। लाइक अगर आपका रेवेन्यू $10,000 पर मंथ आ रहा है, €10,000 पर मंथ आ रहा है, तो आप उसको 20, 30, 40, 50 कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो आजकल के दौर में सबसे कारआमद ऑप्शन है वो है मार्केटिंग। और मार्केटिंग से पहले एक चीज है कि आपके प्रोडक्ट में जान होना चाहिए। अगर तो आप कोई ब्रांड वगैरह सेल कर रहे हैं, एलोरियल कर रहे हैं, या कोई भी ब्रांड जो है जो अच्छा चल रहा है, यूएसए यूके वगैरह के जो फेमस ब्रांड्स हैं, ब्यूटी के हैं, पेट सप्लाईज के हैं, हाउस होल्ड के हैं, तो उस उनको तो आप ऐसा मार्केट करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगर होती भी है तो वो इन डिफरेंट वेज होती है कि उनकी जो है वो एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस है, लॉयल्टी होती है उनकी, और लोग वही चीज़ आके बाय कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है मीनवाइल। तो उसको प्रमोट करने के लिए आप जो है वो कंटेंट मार्केटिंग पे काम करें। जैसे कि आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको एसईओ ब्लॉगिंग के थ्रू रैंक करवा सकते हैं। जब वो रैंक हो जाएगी तो उसके ऊपर जो आएगी ऑडियंस आएगी, उसके ऊपर जो ट्रैफिक आएगी, उसको आप जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, या आप उनको अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर, ईबे के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये ब्लॉगिंग और एसईओ के थ्रू जो है वो आप अपने प्रोडक्ट की, अपने स्टोर की मार्केटिंग कर सकते हैं, और इससे आपके बिजनेस को काफी ज्यादा फायदा होता है। लाइक आपकी सेल जो है वो 10 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर आप आज के दौर में कंटेंट मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कर लें।
उसके बाद फिर आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हर बंदा जो है वो 4-4 5-5 घंटे एक दिन के सोशल मीडिया को दे रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग आप अच्छे तरीके से अगर उसकी कर लें तो फिर भी आपके बिजनेस को काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और आज के दौर में बिजनेस वही सरवाइव करेगा जिसकी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग में सारा सोशल मीडिया भी आ जाता है और गूगल्स वगैरह की भी मार्केटिंग कंपेन्स आ जाती है। और थर्ड पे जो है, आपने जब भी कोई बिजनेस करना होता है उसका एक्सपर्ट रिसोर्स रखना होता है कि डेडिकेटेड बंदा जो है वो एक्सपर्ट बैठ के उस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हो, ताकि वो सही तरीके से जो बिजनेस को ड्यू टाइम चाहिए, जो बिजनेस को ड्यू केयर चाहिए, वो बंदा वहां पे वो टाइम दे रहा हो, वो केयर उसकी कर रहा हो। ठीक है। और मार्केट नॉलेज बहुत जरूरी है कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो, मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा कि सर्जिकल के आइटम्स हैं। तो सर्जिकल के आइटम्स को मैं या कोई दूसरा बंदा नहीं जान सकता कि पेडिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर के क्या आइटम्स होते हैं, या इस तरह की चीजें, सीजर्स किस तरह की होती हैं। तो आपने रेलिवेंट पर्सन टू रेलिवेंट जॉब रखना होता है कि जिसको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का। उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो फिर आप अपनी ऑडियंस तक, अपनी कस्टमर बेस तक वो पैगाम जो है बेच सकेंगे आसानी से, या अपने कस्टमर की जरूरत को सही तरह से पूरा कर सकेंगे। लाइक किसी को कोई नेल कटर चाहिए किसी और डिजाइन का, जो लेफ्ट से भी काटता हो राइट से भी काटता हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि कोई ऐसा भी नेल कटर होता है जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से काम करता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, वो बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद ये मैंने जो है वो थोड़ा सा कर दिया है कवर के राइट मैन टू राइट जॉब। और एक चीज इसमें ये भी आ जाती है जो हमारा पॉइंट भी है कि राइट टाइम एंड प्लेस। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे बिजनेसेस के फेलियर्स होते देखे हैं कि राइट टाइम होता है तो राइट प्लेस नहीं होती, राइट प्लेस होती है तो राइट टाइम नहीं होता। कि आप यूएसए में शुरू करना चाहिए या यूके में शुरू करना चाहिए, जर्मनी में करना चाहिए या किसी और में करना चाहिए, गल्फ की मार्केट में करना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में करना चाहिए। तो एक तो आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस के उस वक्त का जो टाइम है उसको जहन में रखें और वो प्लेस को भी जहन में रखें कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो गल्फ सारा जो है वो बूम पे है। वहां पे आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद अगर जर्मनी, यूरोप की बात की जाए तो वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप बात करें यूएसए की, यूके की, तो वो थोड़ी सी कंपेटिटिव है, वहां पे आपको कंपटीशन मिलेगा। तो ये चीज आपने बिजनेस के हवाले से अपने जहन में रखनी होती है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस हो आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसके हवाले से। और फिर जो हुआ इनफ एक्सपीरियंस और आपका जो है वो नॉलेज और रेलिवेंट एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक फील्ड में, उस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस में, प्रोडक्ट में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, मैं बहुत सारी शेयर कर सकता हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने शुरू किया किसी के कहने पे, किसी अपने कजन, फैमिली, फ्रेंड को देख के शुरू कर लिया अमेजोन, लेकिन खुद पता नहीं था, खुद वो जॉब करते थे। और करने के बाद उनको कोई उनका सारा जो है वो बिजनेस हैंडल कर रहा था, करने के बाद साल 2 साल के बाद पता चला कि यार ये नहीं चल रहा, तो इवेंचुअली हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक हाइप बनाते हैं हम लोग और उस हाइप में जो है वो फिर ट्राई करते हैं कि चलें जी ये हो रहा है काम तो हम भी कर लेते हैं, उसका को करने का कोई फायदा नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, इसको समझें। ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री वीडियोस वगैरह सेशंस हमारे सारे पुराने पड़े हुए हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस भी शेयर्ड है वहाँ पे। और वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, होलसेल कैसे होता है, प्राइवेट लेबल कैसे होता है, इस तरह की सारी जो है प्ले लिस्ट बनी हुई है, लिंक मैं उसका शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, पहले कॉमर्स को समझें और कॉमर्स को समझ के फिर ई कॉमर्स को समझें। जर्मनी के अंदर आप सब लोग मौजूद हैं, जर्मन की मार्केट को आप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप यूएसए, यूके वगैरह को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। आजकल के दौर में जो इमर्जिंग मार्केट प्लेसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है सारा, और गल्फ की मार्केट प्लेसेस है। तो उनको भी आप देख सकते हैं। अगर तो आप छोटे लेवल से सिक्योर वे में करना चाहते हैं तो फिर होलसेल करें। अगर आप अपना एसेट बिल्ड करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है
आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट लेबल की तरफ जाएं। मार्केट के प्रॉस एंड कॉन्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं और मज़ीद आप इस पे सर्च आउट कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप जो है वो मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। हमारा ये नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी है और वेबसाइट भी है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और आप सारे अपने जो है वो सवाल कर सकते हैं हैंड रेज करके वन बाय वन। और अगर कोई भाई आप में से शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस तो वो भी कर सकते हैं। क्विकली क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले मैं जिशान भाई से कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपका अमेजोन कैसा चल रहा है और स्पेशली आपने ये शुरू कैसे किया था, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि मैं ये अमेजोन को शुरू करूं। जिशान भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जुरेश भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। जी, मैंने ये अमेजोन शुरू किया था ऑलमोस्ट 1.5 year अगो। वो उस वक्त यानी बैकग्राउंड यही था कि कोई पैसिव इनकम स्टार्ट करनी है, तो काफी अमेजोन की और ई कॉमर्स की काफी हाइप थी। तो जर्मनी के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम्स थे कि यहाँ पे टैक्सेशन के हवाले से थोड़ी से इश्यूज थे जो मुझे भी समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन मैंने समहाउ जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने प्रैक्टिस के लिए शुरू किया था। तो मेरा जो स्टार्टिंग मॉडल था वो होल सेल ही था, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि सप्लायर्स वगैरह जो थे वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे और ब्रांड अप्रूवल रेट भी काफ़ी कम था। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और स्पेशली टैक्सेशन के हवाले से वो हर दो दो क्या महीने बाद ही फाइनेंस का लेटर आ जाता था कि आपने अभी तक हमें यानी बताया नहीं कि आपका वैट का क्या है। तो उस हवाले से फिर काफी डीमोटिवेशन भी होती थी कि हुआ हुआ या कुछ भी नहीं है और इनको यानी हमने रिप्लाई करना है। वो स्टिल अभी भी चल रहा है, यानी अब तो महीने बाद आ जाता है उनका लेटर। पहले फिर भी यानी पहले ईयर में वो कह रहे थे कि हर 3 महीने के बाद आपने वैट जमा करवाना है, तो अभी यानी वो कहते हैं कि हर महीने बाद करवाना है। तो इसमें ये है कि जर्नी थोड़ी सी चलती रही है और थोड़े से ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए थे जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था। और अमेजोन ने बाय चांस उनकी इनवाइसेस भी एक्सेप्ट कर ली थी। स्टार्टिंग में ये भी हुआ था कि अमेजोन उनकी इनवाइसेस कई सप्लायर्स की एक्सेप्ट ही नहीं करता था, तो उस हवाले से कई स्टॉक वैसे ही रह जाता था। तो टेस्टिंग फेज में मैंने तकरीबन 1500 यूरो से शुरू किया था। तो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स मंगवा के फिर मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी। तो मेजॉरिटी मैंने काम एफबीए के साथ ही शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा सा मैंने अंदाजा लगाया कि अमेजोन का जो वेयर हाउस चार्जेस है उसमें फिर प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं रहता। तो फिर मैंने ज़्यादातर चीज़ें इन्वेंट्री खुद भी एफबीएम भी शुरू कर दिया। लेकिन एफबीए का एडवांटेज ये था कि उसमें बाय बॉक्स की ऑप्शन आपको मिल जाती थी, तो इसलिए फिर एफबीए भी ज़रूरी है। लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, और एफबीएम में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है लेकिन उसमें बाय बॉक्स की ऑप्शन नहीं है। तो ये खेल चलता रहता है। तो इस तरह थोड़ा सा अमेजोन जर्मनी का थोड़ा मुझे ये एक्सपीरियंस है कि इसमें लैंग्वेज एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि लैंग्वेज इसमें इतने ज्यादा लोग अभी तक अमेजोन जर्मनी में आए नहीं है जितने यूके या यूएसए मार्केट में। ये एडवांटेज भी है क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से इतने ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है यहाँ पे। इतने ज्यादा सप्लाईज वगैरह को आपको कॉन्टेक्ट्स नहीं हुए हैं लोगों के, वो मिलते भी नहीं है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि यही लैंग्वेज यानी अगर आपको नहीं सही तरह आती है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ब्रांड्स के साथ। तो इस वजह से ये एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी तकरीबन 1 साल लग गया था मुझे ये इसका स्टोया ब्राटर और इन सारी चीज़ों से डील करने में। लेकिन एट द एंड अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी अभी इसको एस्केलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी वैसे आपसे भी बात हुई थी तो इस हवाले से कि इसको यानी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो अभी यानी जर्नी तो चल रही है, लेकिन अभी मजीद इसमें थोड़ा सा है कि एक्सप्लोर करने का।
इसमें एक चीज और थी कि स्टार्टिंग में ये भी प्रॉब्लम आई थी कि मैं सिर्फ जर्मनी में डील कर रहा था, और लेकिन लिस्टिंग्स वगैरह और भी कंट्रीज में ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाती हैं, फ्रांस में, हॉलैंड में, स्पेन में। तो उसका एडवांटेज ये है, चले सेल आ जाती है, लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस यानी उसके वैट के काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था। वो बाद में यानी उसमें उनका सेपरेट एक टैक्सेस के हवाले से उनको डील करना होता है। तो वो वन स्टॉप शॉप के नाम से इन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसके जरिए वो डील करते हैं। वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वो लेटर्स भेज रहे थे, मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। वो स्टोया ब्राटर भी यहाँ पे जरा थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, जो कि ई कॉमर्स को डील करता हो, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टोया ब्राटर्स जो हैं वो ज्यादातर कन्वेंशनल बिजनेस को डील करते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि इनकी बुक कीपिंग कैसे करनी है और इसको कैसे डील करना है। तो मुझे भी 2-3 बदले मैंने स्टोया ब्राटर, फिर जाके कोई एक मिला है, तो उसने फिर वो सारा जरा थोड़ा कवर अप किया। अभी थोड़ा सा ऐसा लेवल हो गया है कि उसको भी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज की कि ई कॉमर्स कैसे डील करता है। अभी अमेजोन के साथ फिर मैंने थोड़ा सा ईबे भी स्टार्ट किया हुआ था। वो अभी बात भी हो रही थी शॉपिफाई स्टोर की, तो वो भी मैंने किया। लेकिन बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस शॉपिफाई के हवाले से जर्मन मार्केट में इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्केट ज़्यादा छोटी है। यूएस से बहुत अच्छी है इस हवाले से शॉपिफाई का। और अमेजोन के हवाले से पीएल बहुत अच्छा है यहाँ पे काफ़ी गैप है, और होलसेल में भी गैप है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक इतने ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है जितने अगर आप देखें यूके में या यूएसए वगैरह में लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो इस हवाले जी से जीशान भाई, जो आपने कहा है पीएल के हवाले से काफ़ी गैप है, तो मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करूंगा। और होलसेल के हवाले से आप पूरे यूरोप से सोर्सिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पोलैंड है। से कर सकते हैं, नीदरलैंड से कर सकते हैं, लाइक पूरा यूरोप है आपके पास। अक्रॉस द बॉर्डर सोर्सिंग करें और जर्मनी के अंदर सेल करें। और जो दूसरी बात आपने कही है कि ओएसएस वन स्टॉप शॉप के थ्रू आप जो है वो पूरे यूरोप में जो है वो आपकी लिस्टिंग भी एक्टिव हो जाती है, इंटरनेशनल लिस्टिंग, तो उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इश्यू इसमें यही है थोड़ा सा, जो वैट का है। तो वैट के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि वो आपने को अपनी जेब से नहीं देना होता। सेल्स आती हैं, पैसा आ रहा होता है, और उसके ऊपर आपने वैट देना होता है। तो अगर आप इसको मैनेज कर लें सही तरीके से, तो ये कह लें कि फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। एक चीज, दूसरा आपने ये जो है ना वो चैलेंजेस कुछ ज्यादा बता दिए हैं, ये नहीं बताया कि इसमें से पैसे शैसे कितने बन रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, वैट के वाले से यानी मैं ये कहूंगा, यदि जैसे अभी यूके की बात की थी, 75,000 पाउंड की अगर आप सेल करते हो तो तब तक यानी आपको वैट इम्प्लाई नहीं होता, आपको इतनी डील करने की जरूरत नहीं होती है। जी, जर्मनी में ऐसा एडवांटेज नहीं है। तो यानी आपको पहले दिन से ही, चाहे आपने वैट 10 यूरो की सेल की है, तो आपने यानी वो वैट आपने पे करना है। वो मैं समझता हूँ कि यानी कस्टमर से ही लेना है और हमने देना है, लेकिन वो थोड़ी सी ना प्राइस, अगर आपने माइंड में रखा हुआ है कि 10 यूरो की चीज बेचेंगे, तो फिर जब वैट इंक्लूड कर देते हैं तो लिस्टिंग में आप तकरीबन 120 की लगाएंगे या 12 यूरो की लगाएंगे। तो वो बाय यानी आप कह लें आइडियोलॉजी ये चला जाता है कि कस्टमर के जहन में कि प्राइस बहुत ज्यादा है। तो वो जरा थोड़ा सा इसमें चीजें चली जाती हैं। लेकिन वो ठीक है कि इसमें प्रॉब्लम्स इस हवाले से हैं, लेकिन एडवांटेजेस तो मैं कह रहा हूँ कि है इसमें कि जर्मन की मार्केट इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई हुई है, तो यहाँ पे गैप्स हैं। रेवेन्यू के हवाले से यानी स्टार्टिंग में यानी हमारा रहा है पर मंथ, जो इनिशिएट बिल्कुल स्टार्ट में किया था वो तकरीबन 3,000 के करीब थी, मेरा रेवेन्यू हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता यानी विद इन 1 ईयर तकरीबन 20,000 पर मंथ में गया था। तो अभी जो स्टेबिलिटी का अगर मैं लेता हूँ तो मेरी तकरीबन 30-35 के है मेरा मंथली रेवेन्यू। तो इसमें यानी इसमें प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं होलसेल लेवल पे, तकरीबन नेट प्रॉफिट तकरीबन 10-12% है। और इससे यानी बहुत कम किसी मंथ में यानी 15% से ज्यादा मैंने देखा नहीं है यानी इसमें एट द एंड, यानी जो आपको नेट होता है। प्राइवेट लेवल में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना इतना ही होता है, मैक्सिमम 20 तक जाता है।
और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कुछ आइटम्स हैं जहाँ पे ज़्यादा भी प्रॉफिट होता है, लेकिन ये है थोड़ा सा सिक्योर्ड सेफ है कि आपके को बहुत सारा पैसा आपका स्टेज पे नहीं लगा होता, आपने इन्वेंट्री उठानी होती है, सेल कर देनी होती है और उस पर आपको प्रॉफिट मिलता अभी एमपीएल का यानी काफी इधर चला था ट्रेंड, स्पेशली ये यूरोप की मार्केट में फ्रांस को लेके कि फ्रांस में आप एमपीएल करें तो वहां पे एक अच्छा, वहां पे भी क्योंकि कुछ गैप देते हैं वो कि आप मेरा ख्याल है कोई 60-70,000 यूरोस तक का वो भी वैट नहीं लेते हैं। तो उसमें भी यानी वो एडवांटेज लोग लेना चाहते थे, तो उसमें भी यानी गैप हो जाता है, यानी आप एक प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में ये एडवांटेजेस एज सच नहीं है कि आप प्रोडक्ट टेस्ट करें, कोई चले अगर आपका अच्छा क्लिक हो गया तो फिर आप ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं, लेकिन जर्मनी में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। है। चलिए जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल था एक जी सवाल जी था हाँ आपसे जिशान भाई। जी जी। मुझे बताएं, मुझे फाइनेंशियली समझ नहीं आ रही, 25,000 रुपए क्या रेवेन्यू आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, कॉस्ट कॉस्ट जो है, प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या चीज ईट अप कर रही है? मतलब 25,000 रेवेन्यू अगर आ रहा है उसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट होकर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 10% बच रहा है? क्या यानी ब्रेकडाउन है कॉस्ट की हाई लेवल? इसपे मेन पार्ट तो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ही होती है कि वो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाती है, फिर बाद में अमेजोन की फीस हो जाती है, फिर इसमें आपने ये जो एम्प्लॉय अगर हायर किया हुआ है, मैंने तो वीएस है मेरे पास, तो उनकी फीसेस वगैरह करके तो फिर आपके पास एट द एंड ये रिजल्ट्स आता है। ओके, शुक्रिया। Yeah. चलिए एक छोटा सवाल एडिट, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है रफली स्पीकिंग? मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ वो क्या है आपका? क्योंकि वो वो दैट डिफाइंस जी एवरीथिंग। वो है 22%, 20 से 22%। अच्छा, फिर आप 10% दे देते हैं रफली बाकी कॉस्ट में जो है, तो आपके पास 10-15% बच जाता जी है। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा ग्रॉस मार्जिन होगा उतनी बेहतर फिर आपकी पीएनएल होगी बेसिकली। बेसिकली तो ऐसा ही है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो आपका जो सप्लायर्स की इन्वेंट्रीज वगैरह ना, जो सप्लायर्स हैं, क्योंकि आप इतनी अच्छी क्वांटिटी में ले नहीं रहे होते हैं, तो वो हम्म फिर आपके मार्जिन उसी हिसाब से होते हैं, यानी अगर वो सम सप्लायर कहते हैं आप कंटेनर का कंटेनर लें तो उतनी ही यानी ये अभी कैपेसिटी नहीं होती है, तो फिर उस वजह से उसकी प्राइस कम हो हम्म जाती है, तो फिर हम्म आप वो मेनली जो रोल होता है वो इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही आता है यानी। हम्म। और अगर सिर्फ सप्लाई ना उठाएं और अगर सिर्फ मिडिल मैन का रोल प्ले करें, उसमें कुछ है कहानी कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप है? अमेजोन के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जी उसमें? जी, अमेजोन या ओवरऑल ई कॉम देख लें, मतलब हाँ अगर नहीं, आप सिर्फ एज ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ठीक है, यानी अगर हम्म मिडिल मैन हो जाते हैं तो वो मैंने भी काफी देखे हैं लोग, यानी वो हम्म अच्छा मार्जिन बना लेते हैं, यानी उधर से करके आगे अगर आपके पास सेलिंग ऑप्शन है तो फिर ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। मेरा मेरा एक तो सवाल था वैट के बारे में, अगर आप क्लियर कर जी जी। सकें। जी अब बेसिकली हम कर रहे हैं इसका लीबंस मित्र का, तो जो लोकल सप्लायर है वो तो जो आइटम्स देते हैं वो तो 7% या 19% जो उसका उमजद स्टोर होता है उसके साथ डाल के देते हैं। बिल्कुल। अभी हमें एक सप्लायर मिला है इटली से, हम्म, उसमें उसने ये वैट का किया कोई नहीं ना कि कितने परसेंट इसके अंदर वैट इंक्लूडेड है, तो जी लेकिन एट द एंड कस्टमर से तो हमने तो 7% लेना है ना। बिल्कुल तो लेना है। वो जो जर्मनी का सप्लायर है उसको तो हम फौरन पे करके आ रहे होते हैं कितने परसेंट बिल्कुल वैट हमने दिया। बिल्कुल। अब इटली वाले ने कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये वैट हमने कितना दिया कितना नहीं दिया, तो वो उसके बारे में है आइडिया आपको कि वो किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं? जी एक्चुअली मुझे भी ये वाला ना प्रॉब्लम हुआ था, मैंने हॉलैंड से लिया था एक सप्लायर से, तो उसने भी वैट नहीं ऐड किया था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया मेरा, यानी वो प्रॉफिट। मैं भी खुश हो लेकिन गया। अब लेकिन एट द एंड वो उस क्वार्टर के एंड में मुझे वो स्टोया ब्राटर ने जब कैलकुलेशन की तो वो मेरा उल्टा ना तकरीबन नुकसान ही हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि आपने यहाँ पे वो 19 या 7% आपने उधर से लेना है कस्टमर से, तो हम्म वो आपने पे करना ही करना है। पहले ये होता था कि अगर वहां से अगर आप लेते थे, यानी कोई ऐसा सप्लायर जिससे आपने 19% या 7% पे किया है आपने उसको, और इधर से आपने कस्टमर से भी लिया है, तो फिर उसका जो डिफरेंस होता था वो आप पे करते थे फाइनेंस आर्म को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पे अब ये हो रहा है कि आपने पूरे का पूरा पे करना है, एट द एंड बात उधर ही आ जाती है।
यानी आपका हाँ क्योंकि आपने जब 7% लेना, आपने आप पूरे का पूरा 7% फाइनेंस हमको पे करना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपको यानी वैट का जो भी है हम अपनी तरफ से नहीं लेंगे, आपने अपने मुल्क में इसको क्लियर करवाना है, इसका ये मतलब होता है। वो एक इनर गेमाइनशाफ्ट का कोई उसमें क्लॉज है जो स्टोया में होता है, मतलब वो वो जो उसके स्टॉक तहत आया यानी वो होगा, क्लियर करते हैं। जी वो जो स्टॉक आया होगा उसके सारे का सारा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो माइनस, जो आपने बात बताई माइनस करके हमने देना है। इस केस में हमने सारा प्राइसेस वो उस हिसाब से मैनेज करनी है कि सारा सारा आपने खुद बियर करना है। बिल्कुल, वो 7% जो है, 7% या 19% व्हाटएवर जो भी अप्लाई होता है, हम्म, वो हम्म, आपने जो कस्टमर से लेना है उसी हिसाब से आपने पूरे का पूरा आपने फाइनेंस हमको वापस देना है। करना ये है। वैसे ना स्टोया ब्राटर इसको डील कर लेता है, वो एक ना अलहदा क्लॉज में ऐड होती है ये वाली चीज। वो इनर गेमाइनशाफ्ट कुछ है, कुछ इसी तरह का क्लॉज है उसके। वो जब आपकी वो एक बनती है रिपोर्ट, तो उसमें ये एक अलहदा क्लॉज ऐड होता है, उसमें ये वाला शो होता है कि ये इन्होंने बाहर से लिया था और उधर वैट नहीं पे किया, तो इसका ये वाला क्लॉज के तहत हम पे कर रहे हैं। परफेक्ट। और दूसरी वो एक आपने बात की थी कि अगर जर्मनी में है तो आपको जीरो से जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उमजा स्टोर वापस करना है। तो इसकी बिल्कुल थोड़ी करना, सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। एक है क्लाइन unternehmen के नाम से, आपको शायद आइडिया हो। बिल्कुल ठीक है, है। जो पहले, इससे पहले जो मैं काम कर रहा था हमारी क्लाइन unternehmen थी। क्लाइन unternehmen में क्या होता है कि आपकी अगर पर ईयर सेल 22,000 से कम है, ठीक है, तो फिर आपने उमजा स्टेट को वापस नहीं करना, आपने फाइल ही नहीं करना बेसिकली। जी लेकिन अगर क्लाइंट unternehmen नहीं है तो फिर वही बात आपकी, आपको हर महीने वो फाइनेंस आर्म की तरफ से लेटर आ जाता है, भाई आपकी इतनी आपने हमें एस्टिमेट दिया था इतना, आप हमें भी पहली दफा भी जो हमने रजिस्टर्ड करवाई है दोबारा, तो उन्होंने पहले महीने हमें भेज दिया कि भाई आप हमारे हिसाब से आपका 5,000 उमजा स्टोर बनता है तो वो हमें पे करें। तो मैं ये जो बंदे उमजा स्टोर नहीं देना चाहते वो क्लाइंट unternehmen के हिसाब से रजिस्टर्ड करवाएं कंपनी, तो वो नहीं होगा। मैं आपको ठीक है। इसमें एक चीज ऐड कर दूं। अगर आप क्लाइंट unternehmen के साथ अमेजोन में जाओगे तो अमेजोन क्लाइंट को नहीं एक्सेप्ट करता, वो आपको एंजल unternehmen ही कंसिडर करता है। आइंसल उतने में ही लेता है। हाँ। तो वो मस्ट हैव वेट है फॉर अमेजोन। हाँ, अगर आपने कोई शॉप ओपन की है या अदर देन अमेजोन कोई बिजनेस कर रहे हो, फिर क्लाइंट unternehmen का ये 22,000 वाला बिल्कुल फिट आता है। वो आपकी हाँ शॉप जी, है। डेट्स द पॉइंट जो ये सलमान नज़ीर साहब ने क्लियर किया है ना कि वैट का होना जरूरी है। हम्म। वो क्लाइंट unternehmen भी वैट तो आपको मिलना ही मिलना है, उसके बगैर तो आप कर ही नहीं ना सकेंगे। वैट ने तो नंबर तो आना ही आना है, फिर वो देख लेते हैं कि आप क्लाइंट unternehmen कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से सेटल कर लेते हैं सब। थैंक यू जिशान भाई। जी बहुत शुक्रिया। जी सलमान भाई, आप कुछ मजीद ऐड करना चाहते हैं या कोई आपका सवाल है तो आप प्लीज कर लें। मैं सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट ले लेता हूँ। मैं एक्चुअली भाई ने बड़ा वेल एक्सप्लेन किया दूसरे सीन को। मैं जरा पीएल को कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से जर्मनी में अमेजोन पे अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। और फराज भाई से तो हाँ बड़े में वन वन मीटिंग्स भी होती रही हैं जब ये आते हैं। तो जज़ाकल्लाह उनकी मोटिवेशंस के लिए भी। तो मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ, तो वो सोर्सिंग मेरे लिए मसला नहीं था, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं पीएल की तरफ जाता हूँ, क्योंकि हाथ में क्वालिटी थी। और जर्मन लोग आपको पता है क्वालिटी पहले देखते हैं, प्राइस बाद में देखते हैं। तो क्वालिटी की चीज उधर से प्रोड्यूस की, अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च किया। और मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने अपनी पर्सनल सैलरी से 500 रुपया अलहदा किया। और 3,000 लेके मैं माइंड लेके गया कि मैं पाकिस्तान से कुछ करता हूँ सोर्स। और लकीली सियालकोट में ये सीन चल रहा है अब। मैं खुद सियालकोट से हूँ कि मैंने 5-6 लाख रुपए का सामान बनवा के शिप करके अमेजोन पे लॉन्च भी कर दिया। मेकर को पैसे नहीं दिए। तो वो ऐसे ही चलता है सियालकोट में हमारा आपस में। तो वो अमेजोन से जब मुझे पहली पेमेंट आई तो मैंने पहले पैसे क्लियर कर दिए उसके। तो वो उसको दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो वो जो मेरा 3,000 था वो उधर का उधर ही। तो माशाल्लाह जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, दिसंबर तक मैंने क्लोज किया 35,000 यूरोस पे। और मेरा तो पर्सनली बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हैं आपके? क्या चीज? प्राइवेट लेबल जो काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स आर्टिकल्स हैं, कुछ और है? हाँ जी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से अच्छा। रिलेटेड है। सियालकोट में स्पोर्ट्स और सर्जिकल लिया, तो स्पोर्ट्स वाज द फर्स्ट। वो तो लेकिन हाँ, इनके वाली बात तो मैं भी शुरू में ना फंसा रहा हूँ, लेकिन लकीली मुझे अच्छा वीए मिल गया, तो वो वीए को हैंड ओवर की टेक्निकल स्टफ
हालांकि मुझे अमेजोन का खुद भी नॉलेज है, लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं लगा रहा इन चीज़ों पे कि वेट के, और फिर लूसिड हो गया, EORI हो गया, फिर ये OSS हो गया, और स्टोर ब्राटर के रोल, इनमें मैं बिजी रहा। लेकिन वो दूसरी साइड पे वो मैंने जो एक्सपेक्टेशन की थी, जितना मैंने स्टॉक क्रिसमस पे मंगवाया, तो वो मैं ब्लैक फ्राइडे पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। मतलब क्रिसमस अभी आई भी नहीं थी, तो मैं अपनी तरफ से आउट ऑफ स्टॉक था, और मैं परेशान था कि क्या। और शायद आप में से किसी को आइडिया भी हो, उन दिनों में ना वो कार्गो इतनी डिस्टर्ब कर रही थी जर्मनी में, तो वो जो चीज 10 दिन में पहुंच रही थी, वो महीने में पहुंचना शुरू हो गई थी ड्यूरिंग क्रिसमस। तो वो इस हवाले से मतलब मेरा बड़ा अच्छा फीडबैक रहा है जर्मन मार्केट से। जो यूजर रिव्यू दे रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी अच्छे हैं। एक अपनी प्रोडक्ट भी, अपना ब्रांड भी मेरा एग्जिस्टेंस में आ रहा है उस हवाले से। तो मैं पर्सनली बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि पहले साल मैंने प्रॉफिट को तो देखे ही नहीं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र, प्रॉफिट है और बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने वो देखे ही नहीं है प्रॉफिट को, कि मैं प्रॉफिट की तरफ भी जाऊं। उस हवाले से मैं अब इस साल का मोटिव है कि मैं शॉपिफाई को साथ लेके आ रहा हूँ। मैं मुझे ईबे से भी ऑर्डर आए हैं, लेकिन ईबे को हमने सिर्फ लिस्ट करके छोड़ दिया हुआ था, तो फिर भी हमें 40 से 50 ऑर्डर उधर से आए हुए हैं। और मैंने मतलब एक ना कोई ऐड चलाई ना कुछ, क्योंकि ईबे पे फोकस नहीं था। लेकिन वहां पे भी अच्छा रिस्पांस है इनकेस। तो इस साल हम एक तो ईबे और इट्से को भी साथ लेके जाऊंगा, इट्से को, और साथ शॉपिफाई का ये रोल है। और मीनवाइल लकीली मुझे भी 6 महीने लग गए हैं शोएब भट्टर के रोलों में, और अब जाके मुझे ये 24 को मेरी उसके साथ पहली अपॉइंटमेंट है। और मैंने अभी तक कोई भी ऐड की सबमिशन नहीं की जुलाई से ऑनवर्ड, क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे पास, मैं कुछ शोएब भट्टर ही नहीं था। तो वो उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया हुआ था कि कोई मसला नहीं, तो वो 24 को मैं ये कर रहा हूँ। तो हाँ, प्रॉफिट मार्जिन अगर पूछे तो वो मेरी 22 से 25% है। उसकी मेरे ख्याल से रीजन मेरे मुझे ये लग रही है कि मैं पर्सनली खुद से आउट का हूँ, और जो मेकर है वो पर्सनली मेरे जानने वाले, मैंने बहुत अच्छी रेट पे वो स्टॉक उठवाया है। तो शायद ये रीजन है। और बाकी सारे एक्सपेंस निकाल निकूल के मेरे ख्याल से, हाँ। और मेरा जो अमेजोन पे एक कॉस्ट है पूरे 6 महीनों का, मैं अभी देख रहा हूँ दूसरे लैपटॉप पे, 4% है तकरीबन। तो वो 4.0, ये वो कैसे कहते हैं, VA की बहुत जबरदस्त वो परफॉर्मेंस थी यहाँ पे, मैं पर्सनली ये समझता हूँ। और क्योंकि वो थोड़ी सी ऊपर जाने लगती थी, हम इस पे डिटेल में मीटिंग करते थे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप अमेजोन पे भी थोड़ा सा वो इन्वेस्ट करें एड्स वगैरह के। वो मुझे मतलब ऐसे थ्रू एड्स मुझे शायद 6-7 हज़ार यूरो की सेल आई होगी थ्रू एड्स। लेकिन जो बाकी मेरी 20-25 हज़ार यूरो की सेल है, 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, वो सारी ऑर्गेनिक है, वो एड्स की ही वजह से। और मेरी अब एक लिस्ट नंबर 1 सेलर पे आई हुई है इस टाइम। तो ये विद इन 6 मंथ हुआ है, इस टाइम मेरी नंबर 1 पे है। और ड्यूरिंग क्रिसमस पूरा टाइम वो नंबर 1 पे रही है। थोड़ी देर के लिए 2 पे जाती है, फिर 1 पे आ जाती है। तो इसी पे हम लगे रहे हैं। और 2 पे इसलिए, 3 पे इसलिए जाती है, मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाता हूँ। शुरू में मैंने उस लेवल का स्टॉक ही नहीं मेंटेन किया। अभी FBA कर रहा हूँ। वो जो आपने बताई वो भी अच्छी चीज है कि वो अमेजोन बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहा है। लेकिन शुरू में जब आप डिफरेंट चीजों में फंसे होते हो ना, तो आप कहते हो ठीक है, मैं एक और शोशा नहीं अपने लिए छोड़ना चाह रहा कि मैं वेयर हाउसिंग को भी मैनेज करना शुरू करूँ। तो जाने दो, तो एक टाइम आएगा तो उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन ईबे इट्से पे जो ऑर्डर आ रहे हैं, उसके लिए मैंने अपने घर पे स्टॉक रखा हुआ है। पहले मैं अमेजोन से शिप कर देता था, तो अमेजोन शिपिंग चार्जेस वो 7-8 यूरो सिर्फ ले रहा है। अगर मैं अमेजोन से अपनी प्रोडक्ट जो FBA में पड़ी हुई है, वो ईबे के ऑर्डर को भेजना चाह रहा हूँ, तो जो मैं घर से अब मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो मुझे बड़ी सस्ती पड़ रही है। तो ये मैं थोड़ा सा बस किया है। डिफरेंट चीजें सीख भी रहे हैं, इसलिए आपके सेशन में आके बड़ी नॉलेज भी मिल रही होती है। और जी पर्सनली ये यूके और मेरे पास PR है जर्मनी में, लेकिन यूके और USA का ऑप्शन ओपन था। लेकिन पर्सनली मेरा माइंडसेट ये है कि जिस कंट्री में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, लाइफ प्लान है उसी में कोई अपना एक ब्रांड लेके चलूँ, ताकि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में कोई आइडेंटिटी मेरे सामने हो। तो अब ये मेरे घर के बिल्कुल सामने वो उसी स्पोर्ट्स का एक वो फिराइन है, जर्मन वर्ड वो फिराइन है। तो वो मैं अपने गिफ्ट दे के आया हूँ उनको ना, फ्री प्रोडक्ट्स दे के आया हूँ। तो वो अब एक एक वैसे ही चलते फिरते भी मुझे प्रमोशन हो रही है। तो वो अब जो स्टूडेंट्स उधर ट्रेनिंग के लिए आ रहे होते हैं उस स्पोर्ट्स के, तो वो पहन भी रहे हैं। और उन्होंने अब शॉप भी छोटी सी बनाई हुई है अंदर, जहाँ से सेल परचेज होती है। तो उन्होंने भी मुझे छोटा सा ऑर्डर प्लेस कर दिया कि वेरी नाइस। इसी क्वालिटी का लेके आओ। तो वो हालांकि ये बस ऐसे ही हो गया, क्योंकि वो घर के सामने था, प्लान में नहीं थी चीजें। तो अपना ब्रांड हो तो मैं मेरे ख्याल से मैं खुल के खेल सकता हूँ।
जब मर्जी मैं वो अच्छा कर एक दूँ। चीज बताइएगा सलमान भाई कि आपकी नीश क्या है स्पोर्ट्स में, और आपको टोटल टाइम कितना हो गया? मैंने फरवरी में कंपनी रजिस्टर की थी, जो आयंजल उंटरनेमर मैंने प्रॉपर प्लेस किया। मुझे जो वैट आया था वो आया था जून में, वैट नंबर जो मेरा मिला था वो भी इन बिटवीन। मैं बस वो इन्हीं रोलों में था कि ये क्या चल रहा है, ये वीडियोस देख रहा था फराज भाई की भी, तो जैसे लर्निंग ले रहा था। और जून में जब वैट आया तो जून में ही मैं पाकिस्तान चला गया, और उस दौरान मैंने अमेजोन का अकाउंट एक्टिवेट करवा लिया हुआ था। जुलाई के महीने में मेरी पहली लिस्टिंग है अमेजोन पे, जो मैंने लिस्टिंग थोड़ी जल्दी है, लेकिन जो मेरा पहला स्टॉक पहुंचा वो जुलाई में। लिस्टिंग शायद मैंने मई जून में कर ली थी, जुलाई में मेरा पहला स्टॉक पहुंचा था। और ये मेरा टाइम हुआ है। और निश मेरी स्पोर्ट्स में अभी फॉर द टाइम बिंग बॉक्सिंग है, मैं प्री डिफाइन कर देता हूँ, लेकिन इस पे मैं वो स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैंने साथ एक दूसरा भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसलिए मैंने वो जो ब्रांड रजिस्टर करवाया जर्मनी में अपना, वो मैंने स्पोर्ट्स की कैटेगरी में करवाया, तो उसमें मैं कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता हूँ। तो सही। अब मैं मतलब गोलकीपर और पता नहीं क्या क्या जो जो अब ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे इस रिलायबिलिटी का सोर्स पाकिस्तान में कौन सा अवेलेबल है, जो मैं मेरे साथ इतनी क्लोज कांटेक्ट में मिल जाए मुझे, या एक दो वायर डालो तो मिल जाए। ये मेरे लिए पर्सनली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा मुझे फायदा ये हुआ है कि जो मेरा स्टफ मेकर है वो अमेजॉन अवेयर है। वो लेबलिंग शेबलिंग भी कर देता है, वो बॉक्सिंग, मैं उसको बॉक्स के वो लेबल दे देता हूँ, वो सारी वो करके, तो वो बस मैं कार्गो को फोन करता हूँ, वो पिकअप करके इधर भेज देते हैं। तो वो मेरी एक छोटी सी हैक्टिक है जो कि उधर से अभी बची हुई है। लेकिन अभी जब मेरा ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो मैं अब शायद इन बिटवीन कोई अपना छोटा पाकिस्तान में एक रूम शूम लेके, तो वहां पे क्यूए वगैरह ज्यादा करवा के, तो ये एक्सपेंड के प्लान्स हैं इन फ्यूचर। सही सही, कस्टम बहुत शुक्रिया क्लियरेंस के आपका। यहाँ पे आपने एक छोटा सा और कस्टम रिलेटेड सवाल है, जो वहां से शिपिंग आती है उसकी कस्टम क्लियरेंस के लिए या फिर एजेंट हायर करना पड़ता है, या क्या सीन है? मैं इसका आंसर करूँ? अच्छा। जी जी, आपके लिए। दोनों तरीके हैं। अगर तो आप फॉर एग्जांपल सियालकोट से 550 के 500 रुपये पर केजी की शिपमेंट है, वो आपको हाम्बर्ग पोर्ट पे पहुंच जाती है। ठीक है, वो बेशक 200 केजी हो 500 केजी हो, मेरा वो हाम्बर्ग पोर्ट पे आ जाती है। फिर मेरा काम है मैं जाके वहां से रिलीज करवा लूँ, कोई एजेंट ले लूँ, कोई एजेंट जो जहाँ पे है, बंगाली है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जर्मन भी है। लेकिन ये जो सस्ते हैं जो मैंने बोले हैं, ये 200 150 यूरो लेते हैं, ये आपकी शिपमेंट आपके हवाले कर देते हैं। लेकिन एज आई सेड, मैं इन रोलों में भी अभी नहीं पड़ा, क्योंकि मैं फोकस दूसरी साइड पे था। तो अभी मैं डोर टू डोर डिलीवरी करवा रहा हूँ, मुझे शायद 1500 यूरो में पड़ती है पर केजी, डोर टू डोर। वो सियालकोट मेरे घर से उठाते हैं, या उस मेकर की जगह से उठाते हैं, अमेजोन पहुंचा देते हैं पर केजी के। वो 200 300 केजी जितना भी होता है मेरा, तो वो 1500 यूरो, 1500 रुपीज पीकेआर में पर केजी मैं उनको पे कर रहा हूँ, वो डोर टू डोर है। लेकिन फराज भाई को बीच में भी याद हो, जब ये जर्मनी आए थे, तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन था कि अब मेरी जो शिपमेंट है वो 600 700 केजी होने लगी है पर शिपमेंट। तो वो या उस हवाले से मैंने अब इसकी तरफ आना है, क्योंकि वो 1000 रुपया मैं पर केजी दे रहा हूँ ज्यादा। यानी तो मेरा सवाल पाकिस्तान, जो ये है ना, कि फॉर एग्जांपल वहां पे आपने इनवॉइसिंग करवाई ना किसी प्रोडक्ट्स की, ये इतनी इनवॉइसिंग है, तो उस इनवॉइसिंग के बेस पे आपको वो कस्टम नहीं पड़ता? मैं बता तो रहा हूँ, जब आप डोर टू डोर डिलीवरी करते हो, फिर कस्टम कुस्टम का रोला आपसे निकल जाता है। वो जो कार्गो वाले होते हैं, ये सब कुछ वो हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, ओके। फिर वो अमेजोन पे पहुंच जाता है, मुझे अमेजोन कहती थी तुम्हारे इतने पीस हमें मिल गए हैं, दैट्स इट। तो इन बिटवीन मेरे कोई, लेकिन हाँ, जब ये मैं पोर्ट से खुद एजेंट के थ्रू क्लियर कराऊंगा, तो फिर मुझे वहां पे कस्टम चार्जेस भी देने पड़ेंगे, वैट भी देना पड़ेगा उधर ही। ठीक है, जितनी हम्म प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाई हैं, इस तरह होता है ये। अच्छा, फराज भाई चैट में आपकी क्वेरीज के आंसर्स कर रहे हैं, तो आप चैट देख सकते हैं, वहां पे वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन पुट इन किए जा रहे हैं, तो आप उसको रीड आउट भी कर सकते हैं साथ साथ। बाकी सलमान भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा डिटेल्ड और बड़ा मोटिवेटेड जो है वो आपने इनपुट शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको अच्छा। मजीद कामयाबी दे, और आपका ये बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। जर्मनी की मार्केट में बहुत स्पेस है अभी, बस जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको इनफ एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और आप उसको टाइम दें, उसका ड्यू टाइम दें। उसके अच्छा, बाद थैंक यू। जी जी, हम सब कर लें आप सवाल प्लीज़।
अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में काफी ज्यादा क्वेश्चन क्यूरीज आ रही हैं जो मैं करना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने ये कितना इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है ना रखा है, इससे काफी हेल्पफुल है। अच्छा, मेरे मेरे आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे रिलेटेड तो मतलब मैं अभी बिजनेस वगैरह इसमें नहीं स्टार्ट कर सकता अमेजोन के ऊपर, ठीक है। इवन तो मैं, ये भाई सलमान भाई ने बताया, मैं खुद भी सियालकोट वगैरह गया था, मतलब ये एक्सपीरियंस लेने के लिए लेदर की फैक्ट्रीज वगैरह में, और ये वो मैंने विजिट की थी उस टाइम पे देखने के लिए कि कैसे ये वर्किंग हो रही है और सारा कुछ। अच्छा, मेरी पहली क्यूरी ये है कि अगर हमने पाकिस्तान से प्राइवेट लेबलिंग लिस्टिंग के लिए हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसका क्या वे है, या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमने विद इन यूरोप, लाइक यूरोप में से किसी कंपनी से हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, ठीक है, अगर हमने कहीं पूरे यूरोप में से, हॉलैंड में से या फ्रांस से या ज़्यादा स्पेन से या इटली से कहीं प्रोडक्ट सोर्स करनी है, उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाके देख सकते हैं। जैसे कि अब मुझे चाइना से करनी है, तो मैं अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह पे जाकर प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ और उसको वहां से सोर्स करवा सकता हूँ, इन्वेंट्री अपने पास लोड कर सकता हूँ। तो विद इन यूरोप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ऐसे कनेक्टिविटी है जहाँ से हम कर सकते हैं। और थर्डली चीज़ ये है कि मैं अगर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करूँ ऑन अमेजोन, या किसी भी वेंडर को या किसी भी मर्चेंट को, तो उसके लिए जर्मन रिक्वायर्ड है या नहीं, या जर्मन के बगैर भी, जर्मन लैंग्वेज के बगैर भी काम चल सकता ठीक। अच्छा हमजा भाई, ऐसे है कि आप एज अ स्टूडेंट जो है वो यूके, यूएसए और इस्टोनिया वगैरह में तो बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कर सकते हैं अमेजोन का काम। एक चीज़। दूसरा ये है कि आपने कहा है कि जर्मन लैंग्वेज चाहिए एज अ बीए, तो वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे कि अगर आपने किसी जर्मन क्लाइंट के साथ काम करना है तो फिर तो ऑब्वियसली चाहिए होगी, और अगर जर्मनी के अंदर करना है तो फिर भी चाहिए होती है। अगर आप यूएसए, यूके वगैरह में करें अमेजोन पे काम और वीए की सर्विसेज दें तो फिर तो कोई ऐसा चूज की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आपका सवाल ये था कि आपने सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। अगर आपने होलसेल वगैरह की तरफ आप जाते हैं या उसको करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर लेफ्रेंटन वगैरह और ये जो फिजिकल एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपोज होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो वहाँ से आप जो है वो ये ना ब्रांड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और सोर्सिंग का आपको अंदाज़ा हो सकता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोडक्ट के आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। अगर आपने पीएल में जाना है तो उसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। पीएल के लिए आपने प्रोडक्ट में थोड़ी सी इनोवेशन करनी होती है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना होता है, और उनके प्रोडक्ट आइडियाज जो है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, एग्जीबिशन से ले सकते हैं, एक्सपो से ले सकते हैं, अलीबाबा से ले सकते हैं, अली एक्सप्रेस से ले सकते हैं, टीमो से ले सकते हैं, ऑटो ज़ोलांडो। ये सारी मार्केट प्लेसेस को आप एक्सप्लोर करें, वहां से जो आपको लगे कि अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये ऐसे नहीं होता कि आप कोई प्रोडक्ट उठाएं और उसको बेचना शुरू कर दें, उसकी प्रायर जो है वो काफ़ी वर्किंग होती है और उसकी बेस के ऊपर फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि नहीं जाना। आप पहले प्रोडक्ट आइडिया लें, उस प्रोडक्ट आइडिया को फिर थोड़ा सा मैच्योर स्टेज में लेके जाएं कि उसमें आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं और आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं, और फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तान से लेदर जैकेट्स वगैरह गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग बेहतरीन होती है पाकिस्तान में। सर्जिकल की होती है, स्पोर्ट्स आइटम्स की होती है, तो आप पाकिस्तान की मार्केट को देखें। अगर आपने कुछ और आइटम्स देखने हैं तो वो अलीबाबा वगैरह भी बहुत अच्छा जो है वो वहाँ पे सोर्सिंग होती है। अलीबाबा की प्राइसेस कम होती हैं। पाकिस्तान से अगर आप सोर्सिंग करवाएं तो जो प्रोडक्ट आपको $100 का पड़ रहा है जस्ट सपोज, तो शायद अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, या वो जो दूसरी उनकी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से आपको वो 70-60 कुछ इस तरह की वो मिल जाए, सोर्सिंग हो जाए। तो इस वजह से सोर्सिंग के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से जो चाइना है वो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको पाकिस्तान से सोर्स किया जा सकता है और आपके पास सोर्स उसका तगड़ा है, जैसे कि ये सियालकोट का बता रहे थे, तो आप फिर बिल्कुल पाकिस्तान से करें। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ी सी उसमें इनोवेशन करके, उसकी क्वालिटी मजीद बेहतर करवा के, तो आप उसको चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं या फिर आप यूरोप वगैरह से भी कर सकते हैं। तो पहले आपने प्रोडक्ट आइडिया लेना है पीएल के लिए, फिर उसमें देखना है कि इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और फिर आप उसको सोर्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चर में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। या थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। शहूर भाई, अब आप सवाल कर लें। जी मेरा पहले तो एक सॉरी आपको वेट करना पड़ा काफी। नहीं नहीं कोई बात नहीं है।
मेरा पहला जो सवाल है इसका कनेक्शन जो होगा सलमान साहब के साथ होगा। तो सलमान नज़ीर साहब, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब ब्लू कार्ड पे हूँ, तो मुझे लाइक उनतर मेमन की भी इजाज़त नहीं है फिलहाल। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा था, मैंने कहा यार कि अभी काम तो मुझे शुरू करना है। तो फिर मैंने जर्मनी के लिए मैंने सोचा था कि मैं जर्मनी में करूं, और जर्मनी में इनिशियली मैं इस तरह करता हूँ, प्रोडक्ट मैंने काफ़ी ढूंढे थे, मुझे मिले भी थे। मैंने कहा कि यार इनको मैं मंगवाता हूँ और मैं यहाँ पर इसे अपनी सोशल ऑनलाइन सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट वगैरह मार्केटिंग पे मैं खुद बेचता हूँ इसे। ना अमेजोन पे, ना कहीं पे और पे, कहीं पे भी नहीं, मैं इसको खुद बेचता हूँ। यहाँ पर मैं खुद फॉर एग्जांपल आगे DHL के साथ या किसी भी फर्दर किसी के साथ बंदा पार्टनरशिप करके उन्हें आगे सप्लाई करता रहे अपने जो भी कस्टमर्स हो। तो इसके लिए अब मेरे पास तो कोई कंपनी वगैरह है नहीं, और अगर कंपनी है तो फिर मैं ऑब्वियसली रजिस्टर करवाना चाहूँगा अमेरिका की LLC वगैरह। क्योंकि मैं यूरोप के अभी फिलहाल जर्मनी में मैं जब 100% आ नहीं सकता हूँ, तो फिर इस वक्त मेरे पास मेरे लिए बेहतर ऑप्शन अमेरिका की मार्केट होगी। तो अगर फॉर तो फिर सप्लायर से मैंने सामान मंगवा लिया, सामान इधर आ गया, मैंने एजेंट भी ले लिया मेरे पास। अब वो वाली बात है कि अगर वैट और EOD नंबर मेरे पास है भी, तो उसके अलावा भी मेरे पास इजाज़त नहीं होगी यहाँ पर काम करने की। तो आप जब डोर टू डोर डिलीवरी भी करवाते हैं, तो आप अगर आपके पास वैट और EOD जो नंबर है उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो आप जर्मन ड्यूटीज या जस्ट जर्मन कस्टम्स को आगे प्रोवाइड करते हैं? वो यूजली सीन मेरे मेरे केस में ये सीन है, मुझे जो पाकिस्तान से एक कंपनी मुझे माल भेजती है, तो वो कंपनी का एक अंडरटेकिंग रहता है ANF के लिए कि इसमें कोई ड्रग्स वगैरह ये वो एक होता है। नंबर 2 वो एक इनवॉइस अटैच करते हैं, बस दैट्स इट। ये दो चीजें होती हैं जो उनकी तरफ से होती हैं। उनको नहीं पता होता कि ये सलमान को माल जा रहा है, ठीक है। उनको यही होता है कि ये हम अमेजोन को भेज रहे हैं। तो उसमें इन बिटवीन वो देखा जाए ना, मैं जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी उसमें मेरा नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ रिसीवर एंड पे लिखा होता है कि अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर, वहां पे मेरा नाम लिखा था सलमान नजीर, दैट्स इट। तो वो डोर टू डोर का मतलब यही होता है कि वो सारी टेंशन वो अपने डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं सारे। उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट, मैंने ना उनको अपना EORI नंबर दिया हुआ है, ना मैंने उनको अपना वैट नंबर दिया हुआ है, दैट्स इट। उस जब मैं ये करूंगा ये पोर्ट वाला सीन, फिर मुझे ये दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा। तो वो तब तक के लिए, और मेरे पास भी ब्लू कार्ड था। मैंने अभी पिछले साल ही या 2 साल पहले PR लिया, लेकिन ड्यूरिंग ब्लू कार्ड मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। मैंने अली एक्सप्रेस अली बाबा से 100 पीस मंगवा के ऐसे ही लोकल चैनल्स पे बेच के एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ, जर्मन से कम्युनिकेशन करता रहा हूँ। ये छोटे मोटे स्क्रीन पे मेरी वाइफ आ गई, मैंने सोचा कि वाइफ के नाम पे कंपनी कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो छोटे मोटे से आगे जब भी जाता हूँ 20-25 पीस उठा के ले आता था लोकली बेचने की। eBay पे आप इजीली बेच सकते हो ना, आपको कोई टैक्स टूक्स के रोले नहीं है एज अ पर्सनल। तो वो छोटे मोटे वो काम करता रहा हूँ। लेकिन ये जब ये मुझे लीगली अलो, तो मुझे भी 2-1.5 साल से हो गया हुआ है। लेकिन उसके लिए भी फिर आप ये नहीं होता कि आप अगले दिन ही सब कुछ करना शुरू करते हैं। इनके वाली बात फराज भाई की और इनकी, कि आपको बड़ी चीजों को पता होना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों का ना, कि ये क्या टैक्स के रोले हैं कंपनी के हम्म। रजिस्ट्रेशन के बाद। ये जब आप दूसरी कंट्री में कर रहे होते हैं ना, फिर आपके लिए थोड़ा सा इसलिए इजी होता है कि आप वहां पे एक बंदा हायर कर लेते हो, अकाउंटेंट टाइप में जो भी, वो आपकी वैट फाइलिंग एनुअल करता रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती। इस हम्म। तरह का सीन भाई है, तो अगर लेकिन फॉर हाँ। एग्जाम्पल मैं अभी 50 पीस या 100 पीस अलीबाबा से मंगवाऊं और यहाँ पर मैं अपने डोर टू डोर डिलीवरी करवाऊं, तो पिछली बार मैंने एक अपनी पर्सनल यूज के लिए एक लेंस मंगवाया था, और मुझे उधर से फोन आ गई, और लेंस जो था वो 600 यूरो का था और मेरे अपने पर्सनल यूज का था। तो वो मुझे उधर से फोन आ गई है, वो कहते हैं जी कि आपने इस लेंस के ऊपर वैट पता नहीं वो टैक्स जमा कराना है। 600 यूरो का वो था, और कहते हैं कि इस पे 110 यूरो आपने पे करने हैं। तो मैंने पहले सोचता रहा, मैं नया भी था, मुझे पता भी नहीं था। खैर इन दी एंड मैंने वो पे किया, तो उसके बाद मुझे वो लेंस आया, तो इसीलिए फिर मैं रुक गया यार, कि मैंने कहा अभी मैं 50 एक लेंस पे इन्होंने मेरे साथ ये किए, अब मैं किसी भी आइटम के 50 से 100 पीस मंगवाऊं तो ये फिर क्या करेंगे, तो इसलिए मैं रुक गया था। वो जो मेरे मेकर हैं वो जो इनवाइस बनाते हैं, वो बेशक मैं मेरी 200 kg की शिपमेंट हो, वो इनवाइस बनती है 150 यूरो की, डॉलर की। $150 से बड़ी इनवाइस नहीं बनाते वो, ठीक है। अच्छा। जब आपकी इनवाइस $150 से बड़ी हो जाएगी, ये पकड़ लें, वो छोटी इनवाइस बना के हमेशा भेजते हैं। और ये मुझे याद है, जब मैंने अलीबाबा से मंगवाया था 100-200 पीस, तब भी मैंने उनको कहा था ये इनवाइसिंग लो करके भेजो मुझे ना। तो वो मुझे लो करके इनवाइस मेरे घर जब आई थी, तो वो डायरेक्ट आ गई थी। लेकिन एट द एंड आप चीट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से मैं भी लॉन्ग रन में ये पोर्ट की तरफ जाऊंगा, अपना वेट, अपना EORI सब कुछ। लेकिन
लीगली आपको सब कुछ हो तो फिर आप खुल के खेलते हैं, ये पर्सनली मेरा है। क्योंकि जर्मन जब आपको पकड़ते हैं ना, फिर हाँ जी, वो आपसे छोड़ते नहीं है फिर। निकला नहीं जाता, ठीक है, निकला नहीं जाता। फरहाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सफर में था तो मैं ज्वाइन नहीं कर सका पहले, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ सारा थॉरली, और बड़ा अच्छा आपने टिप्स दी हैं और बहुत अच्छा आपने मोटिवेट भी किया कि बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करें। लर्निंग प्रोसेस काफी लंबा है इसका ई कॉमर्स का, जैसे मैंने 2 साल का लर्निंग प्रोसेस किया, उसके बाद आज ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ब्लू कार्ड है या स्टूडेंट है, आप कुछ भी है, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो कम से कम 6 मंथ से 12 मंथ का होगा, जो आपको बगैर कंपनी रजिस्टर करवाए आप कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ सबको, कि पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को भी आपने फोकस करना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि सप्लायर है, पैसे हैं, प्लेटफॉर्म है, बल्कि पर्सनल रिक्वायरमेंट ये कि आप टाइम दें, आप सीखें उस चीज़ को जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए आपके पास सोर्सिंग मौजूद हो, मैन पावर अगर चाहिए, आपके पास वीए मौजूद हो, जैसे ज़िशान ने पहले बताया कि वो वीए से भी काम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी बेसिक्स जो आपने बगैर कंपनी के भी कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत नहीं, और कंपनी इज़ द लास्ट स्टेप फॉर एग्जीक्यूशन। फिर वो आप उसके लिए जाएँ। जैसे आप शुरू में कंपनी रजिस्टर करवा देंगे, तो वो जो ज़िशान वाली बात ना, हर महीने फिनांस फर्म के लेटर आते हैं, बंदा पूछता है कमाया कुछ नहीं, लेटर के जवाब देते रहें, तो यही बात होती है जो कि डीमोटिवेट कर देती है। इसलिए प्रिपेयर करें खुद को पहले से, अपने रिसोर्सेज को तैयार करें, अपनी लर्निंग को तैयार करें, उसको आप कंपेटिबल बनाएं। छोटे छोटे तजर्बात आप प्राइवेटली कर सकते हैं, 5 10 15 20 पीस आप बेच सकते हैं टू सी हाउ इट वर्क। तो वो जो वर्किंग है वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो यही मैं चाहता था बताना कि आप स्टूडेंट हैं या ब्लू कार्ड होल्डर हैं या प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करना कोई इशू नहीं है आपके लिए, चाहे आपके पास परमिशन है या नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आपके पास वो स्किल है या नहीं है जो उसके लिए चाहिए, आप वो टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते जो उसके लिए चाहिए। तो फिर आप जो है कामयाब होंगे। अगर आप टाइम नहीं दे सकते और बाकी सारी चीजें पूरी कर देंगे, तो भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स जो आपने करनी है, जो हम बताते भी जा रहे हैं इसके ऊपर, कि इट साउंड्स वेरी चार्मिंग टू स्टार्ट बिजनेस इन जर्मनी या वेयर एवर इन वर्ल्ड, लेकिन उसके जो क्राइटेरियाज हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पाते। और यही असूल है कि जब आपने छोटी गाड़ी चलानी है, आपकी कैपेसिटी और होती है, जब आपने वैन चलानी है, आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। तो यही चीजें आप कंसिडर करें कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया मौजूद है, आप कार खरीद सकते हैं लेकिन ड्राइविंग स्किल नहीं खरीद सकते। ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस में आप पैसे के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल है उस करने का, वो आपने सीखना है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो जो मैं हर मीटिंग में बताता हूँ कि माइंडसेट की जो चेंज है ना, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, कि जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में आना है। और उसमें 2+2=4 नहीं होता, उसमें 2+2=0 भी हो सकता है, उसमें 2+2=22 भी हो सकता है। तो ये माइंडसेट हमने अडॉप्ट करना है कि बिल्कुल स्ट्रेट चीजें नहीं चलती। बहुत से चैलेंजेस आते हैं जिनको अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उन चैलेंजेस को अबूर करना होगा, उन हर्डल्स को क्रॉस करना होगा। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बिजनेस स्टार्ट करने की, कि आपके पास ये मोटिवेशन हो, आपके पास ये करेज हो चैलेंजेस को देखने की और उनसे गो थ्रू होने की। फिर आप टाइम दें, स्किल सीखें, और फिर आपके पास कंपनी हो एट द एंड। कंपनी लास्ट स्टेप है, ठीक है, हम पहले स्टेप से कंपनी से शुरू करते हैं, लेकिन हमारी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल और है, वो हमारे माइंड सेट से शुरू होता है। जी बहुत शुक्रिया जुरेज, आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी मैं बहुत आपकी बात शुक्रिया। को ही थोड़ा मैं सा बात आगे लेके चलूंगा कि मेरा हमने एक जो क्वेश्चन था। जी सॉरी, शोर मैं भाई, बीच मैं में काट रहा हूँ। बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं जी आपको जी। देखूँ। जी मैं फराज भाई की बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि जो हम कोचिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं या जो भी हमारे साथ ग्रीन वेव के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो हमने ये सारा कोर्स, ये सारा जो कोचिंग प्रोग्राम है, इसको इसी तरह ही डिज़ाइन करते हैं कि पहले लर्निंग हो सारी, और जब हमें पता चल जाए कि इस लेवल की लर्निंग हो गई है कि अब प्रैक्टिकली जंप इन करना चाहिए, तो फिर हम उसी वो ये हमारी कोचिंग का हिस्सा ही है वो चीज़ भी। फिर हम कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाते हैं, और फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद फिर उसको रैंक करवाने की, उसकी सेल्स की तरफ जाते हैं, और बिजनेस को जो है वो प्रमोट करते हैं।
और ये तकरीबन जो भी हमारे साथ कोचिंग प्रोग्राम्स में लोग हैं या जो ट्रेनिंग्स में आते हैं या जो हमारे 101 सर्विसेज ले रहे हैं अमेजोन के हवाले से, या और भी हमारे जो बूट कैंप्स आते हैं, तो ये तकरीबन 1 to 2 ईयर का जो है वो एक जॉइंट प्रोग्राम होता है। उसमें हमारी बैक एंड सपोर्ट होती है और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बात मैं उसको दोबारा कहूँगा इधर कि आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो है वो मोटिवेट हो के काम तो ऐसे ही शुरू होते हैं, लेकिन उस एक बात जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आपकी लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर लर्निंग नहीं होगी तो फिर ये मोटिवेशन जो है वो आपकी परेशानी में बदल जाती है। अब प्लीज़ शऊर भाई आप कर लें बात। जी बहुत थैंक यू। शुक्रिया। फराज भाई और सलमान भाई ने तो ऑलमोस्ट मेरे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे ऐड करनी थी इधर, कि अब मैंने जैसे बताया कि मेरा थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था है। तो मैंने फिर अभी अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ अप्रोच के हवाले से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि मतलब अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कागज़ों की बातचीत या आगे सप्लायर के साथ उस हवाले से कांटेक्ट करके यहाँ पर अपनी शिपमेंट मंगवा सकता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जर्मनी में मैं सेलिंग कर सकता हूँ, मैं रह रहा यहाँ पर हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकेंडली फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा यार कि अमेजोन में और आगे पीछे ये इन जगहों पे थोड़े से ये जो रिस्क फैक्टर थे और रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ यार कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में फिर मसला ये था कि फिर एक एक दो दो हफ्तों की डिलीवरियों का टाइम था, और उसमें फिर हमारे पास कस्टमर बेस जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है फीडबैक के हवाले से। तो मैंने कहा कि यार ये मैं सामान यहाँ पर अपने पास खुद मंगवाऊँ और मैं खुद इसको आके बेचूं, तो ये बेहतर रहेगा, चाहे मैं जिस तरीके से भी यहाँ पर ऑनलाइन बेचना चाहूँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जर्मनी नहीं है और मैं ये ड्रॉप शिपिंग वाला सिनारियो में अमेरिका में करता हूँ, तो यहाँ पर अब वही बात है कि जी एक हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं प्रोडक्ट को सोर्स होने में, आने में और डिलीवर होने में। तो फिर मैंने कहा यार कोई ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट हो या ऐसी कैटेगरी हो कि हमारे पास प्रिंट एंड सेल वाले प्रोडक्ट हों, कि मतलब ऑर्डर आता है तो फिर वो प्रिंट होते हैं और वो फिर आगे जाते हैं, जो हमारे लिए ना जगह पकड़ते हैं ना इन्वेंट्री पकड़ते हैं और ना कोई प्रॉब्लम करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये काम करूं तो क्या ये काम इनिशियली मुझे इधर ही जर्मनी में रह के करना चाहिए अब, या यूएसए में ही स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर से कोई बात करके थोड़ा सा वो इनिशियली लर्निंग के लिए मैं वो बिल वगैरह कम करवा दूं और मैं यहाँ पर क्लियर करवा के यहाँ पर पहुंच जाए मेरे पास और फिर ऑर्डर आए तो फिर मैं जाके आगे डिलीवर करता रहूं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर इसको मैं सही समझाऊं कि आप बात कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग की, जी। तो ड्रॉप शिपिंग अगर आप करेंगे रिटेल टू रिटेल तो उसमें तो वो ठीक नहीं है। वो एट द एंड आपकी सस्पेंशन हो जाएगी, 2 महीने, 1 महीना, 4 महीने, उसके बाद अल्टीमेटली आपको थ्रेट्स आना शुरू हो जाएंगे अमेजोन की तरफ से, ईबे वगैरह की तरफ से। तो नहीं, मैं वो पर्सनल वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आपको कॉमर्स की समझ आना शुरू हो जाएगी और फिर आप ग्रेजुअली जो है वो इस इंडस्ट्री को समझेंगे और फिर आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और फिर आप अमेजोन, ईबे वगैरह, एटसी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जाके कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा, वो कर लेना चाहिए आपको। उसमें आप ये देख लें कि आपने सोर्स अपना थोड़ा सा मजबूत पकड़ना है कि जब आपको ऑर्डर आए तो आप उससे लेके प्रोडक्ट जो है वो शिप कर सकें। हम्म। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। और किसी का सवाल है तो प्लीज जी वकास भाई आप कर लें सवाल। जी वकास आप कर लें सवाल प्लीज। शायद वो बोल रहे हैं लेकिन म्यूट है। मैंने उनको अनम्यूट किया है लेकिन वो नहीं म्यूट। वो अवेलेबल नहीं नहीं है। अच्छा, आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई। अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल हो तो मैंने ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा ऑफिशियल ग्रीन वेव का व्हाट्सएप ग्रुप है, और फेसबुक पेज है हमारा जिसमें तकरीबन 9,000 के करीब एक्सपर्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें जो है वो डेली डिस्कस हो रही होती हैं और बड़ा थॉरोली हम उनको आंसर कर रहे होते हैं।
और साथ ही जो है वो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये लिंक मैंने शेयर कर दी है, आप उनको जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि 2024 का जो है वो पहला हम अपना कोचिंग बैच जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीक से लाइव हो जाएगा। तो आप में से कोई भी जो अमेज़न का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, ई कॉमर्स करना चाहता है, लोकल शॉपिफाई करना चाहता है, या वेबसाइट डेवलपमेंट में एसईओ ब्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो वो हमें रीच आउट कर सकता है। ईमेल एड्रेस जो है वो गिवन है, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। तो आपको स्पेसिफिक कोर्स के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें पूरा A to Z प्लान होगा कि आपने कैसे जो है वो आपकी लर्निंग होनी है, फिर आपका अमेज़न के जो अकाउंट सेटअप्स हैं वो किस तरह अरेंज होंगे, और कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड होगी, वैट की क्या जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं, कहाँ से आपने वैट नंबर लेना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस कोर्स का हिस्सा होंगी। और ये कोर्स कवर होता है तकरीबन कोई 3 से 4 माह में। उसके अंदर हम जो है वो सारा A to Z अमेज़न बिजनेस मॉडल उसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाते हैं, टैक्स के रिलेटेड, कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और लेटर ऑन फिर उस लॉन्च को जो है वो हम असिस्ट करते हैं। और ये साल तक अगर आप बूट कैंप ज्वाइन करें तो उसके लिए 1 साल तक, और अगर आप 101 प्रोग्राम लें तो उसके लिए 2 साल तक हम आपको बैक एंड सपोर्ट दे रहे होते हैं इस सारे बिजनेस प्रोसेस फ्लो में। आपको कहीं भी कोई इशू आता है, कहीं पे भी कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, तो वो हम इकट्ठे मिलकर सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। हमारी तरफ से एक डेडिकेटेड रिसोर्स जो है वो अटैच हो जाता है ट्रेनिंग के साथ, जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है अनटिल अनलेस कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। इस हवाले से आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो वो आप अभी कर सकते हैं। अच्छा, ये बैच कब शुरू होगा और मैं एक टाइमिंग छोटी क्या सी बात ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आप अगर कमेंट करना चाहें तो कोई इशू नहीं। जैसे जुरेश ने बताया, जो हमारा टारगेट है ना बेसिकली वो ये है कि हम कम्युनिटीज को डेवलप करें। अभी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्क्रैप की कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें जो लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, जो सीख जाते हैं और उनको फिर हम साथ लेके चलते हैं एज अ कम्युनिटी पार्टनर, जिसमें यह है कि मेरी कोई अगर एक्सपर्टीज हैं या आप में से किसी की एक्सपर्टीज हैं, तो वो हम कंबाइन करके वो कम्युनिटी के अंदर पेश करते हैं, ताकि हम कम्युनिटी में इजी वे फाइंड आउट करें कि कैसे हमने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कामयाबी से बिजनेस को रन करना है। क्योंकि इंडिविजुअल फाइट तो हर बंदा कर रहा है, जैसे सलमान भी कर रहे हैं, निशान भी कर रहे हैं, तो उसमें टाइम बहुत लगता है, उसमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है। वेर एज के कम्युनिटी में जब हम आएंगे, बनती जाएगी, ये जुड़ते जाएंगे हम लोग, उससे क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है और जो हमारा जर्नी है एक्सपीरियंस शेयरिंग की वजह से बहुत आसान हो जाएगा। और उसमें जो मोटिवेशन है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के हमारी मोटिवेशन भी हाई रहेगी। लेकिन उसकी जो बुनियादी शर्त है ना कम्युनिटी के अंदर आने की, वो ये है कि हमारी एक तो लाइक माइंडेडनेस वो जरूरी है, और दूसरा हमारी जो लर्निंग है वो इस सतह पे होनी चाहिए कि हम जब कम्युनिटी के अंदर बैठें तो हम बेसिक क्वेश्चनिंग में ना फंसे रहे ना, हमें नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहिए कि अब हमने करना क्या है, कैसे करना और कब करना है, ताकि हम ये जो शुरू के प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट हंटिंग, वैट का क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो हम सब कवर कर चुके हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो अभी हमने कोचिंग प्रोग्राम अनाउंस किया है, तो इसी तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन ये अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स का, तो वो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है उस कम्युनिटी का हिस्सा बनने का, सीखने का और मिल के आगे बढ़ने का। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कंटिन्यू करें आपके। जी वकास भाई आप कर लें प्लीज सवाल। थैंक यू एवरीवन। असल में वो क्या हुआ है कि वो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था, वो मेरा हैंड काफ़ी देर रेज ही रह गया। और थैंक यू वेरी मच जिशान भाई और उसके बाद सलमान भाई और फराज भाई और जुरेज, आप सबका, और ये प्लेटफॉर्म देने का। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी जो कि ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। बाकी मैं भी 1 साल हो गया, मैं भी इसी ब्लू कार्ड की कैटेगरी में ही हूँ, और मेरा भी ये चीज़ें थी जो कि मैं भी इसी चीज़ में कंफ्यूज था, क्या मुझे करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ, या जैसे सलमान भाई ने बताया कि पीआर की उनके आने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो इसलिए ही अब वो फराज भाई ने भी अच्छा हिंट दिया कि हमें ट्राई करना चाहिए। अभी से स्टार्ट मैं करूँगा, और कोई क्यूरीज हुई तो ऑब्वियसली आप लोगों के प्लेटफॉर्म से काफ़ी हेल्प मिली, और फर्दर भी इन टच रहेंगे इंशाल्लाह।
और बाकी जी बस वन इंशाल्लाह। लास्ट थिंग ये मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सलमान भाई की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पहले वो बस ट्राई करते रहे, उसके बाद जब पीआर मिली तो शायद उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन साइट पे गया ना। अगर मैं अभी ब्लू कार्ड, मुझे 1 से 1.5 साल हो गया, अगर मैं ब्लू कार्ड पे ही हिट एंड ट्राई करके एड से शॉपिफाई और डिफरेंट जगहों पे ट्राई करता हूँ, अगर कोई चीज़ ग्रो करने लग जाती है और रेवेन्यू लाने लग जाती है, तो ब्लू कार्ड के दौरान ही मैं अगर उस कैटेगरी में आ जाता हूँ कि मुझे कंपनी की तरफ रजिस्ट्रेशन साइट पे जाना है, तो कोई ब्लू कार्ड लेवल पे प्रॉब्लम होगा या फिर मुझे पीआर वाले टाइम में आने का वेट करना चाहिए? तो ये बस एक छोटी सी एम्बिग्विटी है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फराज भाई इसको जरा कवर कर दीजिएगा स्पेसिफिकली ब्लू कार्ड के हवाले से। मीनवाइल जी बिल्कुल, इसमें अभी जो इनका टाइम पीरियड है उसमें ये रजिस्टर तो नहीं करवा सकते, लेकिन लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। वो चाहे ये खुद से हिट एंड ट्राई का प्रोसेस है, जैसे सलमान ने भी बताया, चीज़ें लेके लगाएं, थोड़ी थोड़ी मिकदार के अंदर, बहुत ज़्यादा ना करें। वो हिट एंड ट्राई का एक प्रोसेस है, वो ये करते रहें। और साथ में हमारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसको भी स्टडी करें, देखें, क्योंकि सीखने का जो टाइम है ना, वो आपके लिए बड़ा ये आइडियल टाइम है जब आपके पास रजिस्टर करवाने की परमिशन नहीं है। इसको यूटिलाइज करें और प्रैक्टिकल भी जरूर साथ में करें, चाहे शॉपिफाई पे कर दें, चाहे ईबे पे आप छोटा सा स्टार्ट करके करें। लेकिन ये कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको अगर आप मतलब प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भी करना चाहते हैं, उसमें ये हुआ कि अगर हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जो लोग मौजूद हैं, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स जो जर्मनी के अंदर पड़ी हैं और वो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर देंगे, तो वो भी आप टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं साथ में ना। ठीक है, और अगर इनकेस कोई चीज़ें ज़्यादा रेवेन्यू आने लग जाता है कि उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन साइट पे खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उस पे स्किल लेवल तक तो मैं कर सकता हूँ ना? डेफिनेटली, बिल्कुल, आपका स्किल एनहेंसमेंट होगी उसके साथ, और चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, तो आप उसको फिर आने वाले वक्त में, अगर आपको 1-1.5 साल हो गया है, तो आफ्टर 2 ईयर्स वो आप कर सकते हैं, ब्लू कार्ड पे चेंज करवा सकते हैं। ओके श्योर, थैंक यू वेरी मच। जी अब्दुल्ला बेग आप कर लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, सबको बहुत शुक्रिया, बहुत नॉलेजेबल सेशन था। अ, बल्कि अभी भी चल रहा है। मेरा सवाल रिलेटेड है यूके की मार्केट से। मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली है, इवन हमारी सप्लायर से शिपमेंट भी हो गई है। तो एक तो आपने इन्फॉर्मेशन अभी दी थी जो मुझे भी पता चली थी कि अब अमेज़न यूके ने शुरू कर दिया है कि आपने वैट रजिस्टर करना है, नो मैटर आपकी सेल 72,000 पाउंड से ज़्यादा है कि कम है शुरू में। तो जी उसका जो मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी, ये कन्फर्म करना है मैंने, वो ये कि इज़ इट श्योर, मुझे पता चला है वो ये है कि अगर आपका कोई पार्टनर यूके रेज़िडेंट है, तो आप इस वैट के रिक्वायरमेंट से बच सकते हो। और दूसरा ये कि अभी जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, मतलब अभी जो मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई चेन है वो इफ़ेक्ट हुई हुई है। हम लोग मतलब काफ़ी अरसे से शिप चला हुआ है, अभी पहुँचा नहीं है यूके। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो यूके मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं? ये 2 सवाल थे मेरे यूके से रिलेटेड। और जर्मनी से मेरा ये है कि क्योंकि जर्मनी में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो फ़ाख में से हैं, जैसे इधर है, क्या नाम है, कोल्न में है या म्यूनिख में भी होगा एक, तो उधर ये सिर्फ़ उनको जो रजिस्टर्ड बिज़नेसेस हैं, उनको वो आने देते हैं। इवेंट टिकट भी उनको सिर्फ़ लेने देते हैं, प्राइवेट पर्सन आप नहीं ले सकते। तो उसके लिए कोई हेल्प कर सकता है आप लोगों के इधर ग्रुप में से? अच्छा, जो आपने वैट के हवाले से बात की है ना, वो तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो कोई अकाउंटेंट या टैक्स लॉयर ही दे सकता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई उधर आपका पार्टनर हो जाए तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। इसको मजीद थोड़ा सा अपने एंड पे देख लीजिएगा, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद है एक चीज़। दूसरा, जो शिपमेंट लेट का आपने कहा है, बाय सी अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें मसले आते हैं। बाय सी शिपमेंट को वैसे ही 40 दिन लगते हैं, तो हम जो शिपमेंट करवाते हैं वो बाय एयर करवाते हैं, और अगर इनसाइड द यूरोप हो तो वो फिर जल्दी हो जाती है। तो आप अपना टाइम एस्टिमेट कर लिया करें। अगर आपको शिपमेंट जो है वो जल्दी चाहिए होती है तो फिर आपने बाय एयर ही वो मैनेज करें। नहीं, वो 640 डेज़ मैंने कैलकुलेट किए हुए थे, लेकिन वो अब इस क्राइसिस की वजह से शायद 65-70 हो गए हैं। बिल्कुल क्राइसिस तो है। और अगर यूरोप की बात की जाए तो वो यूक्रेन की वजह से वहां पे भी मसले मसाइल आ रहे हैं, तो ये देखने में आ रहे हैं काफी नॉर्मल। ठीक है। और तीसरा आपका ये था क्वेश्चन कि आप मैसे वगैरह पे जाने के लिए वो अलाउ नहीं करते। हाँ, क्योंकि जैसे ये ईएडब्ल्यू जो है, ये अक्सियोन्स वाले जो इस तरह से बेटा बाहर जाओ ज़रा। तो उसमें जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ़ जो है वो
जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वो इनवाइटेड हैं। बेशक वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये कि रजिस्टर्ड बिजनेसेस ही जा सकते हैं। तो एज ए यूके एंटिटी आप इधर कैसे विजिट कर सकते हैं? अगर तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ जर्मन रजिस्टर्ड कंपनीज ही आए, तो आप यूके बेस्ड कंपनी को भी वहाँ पे शो करवा सकते हैं। और इन केस अगर आपको जर्मन कंपनी को चाहिए होगी तो वो चीज़ें फिर आप हमें बता दें, तो वो टिकट वगैरह फिर ये कि हम अपने किसी भी मेरी कंपनी या किसी की कंपनी के ऊपर वो निकलवा के आपको दे भी सकते हैं ना। मतलब कम्युनिटी का यही फायदा ना। लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी एटलीस्ट, मैंने लास्ट टाइम मैंने जो सितंबर में आई थिंक होता है, इसके दो होते हैं ना, एक जो स्टार्ट ऑफ द ईयर होता है, एक स्प्रिंग में, एक इसमें होता है सर विंटर में होता है, ऑटम में, और एक सितंबर में होता है। तो जो अभी लास्ट अक्टूबर सितंबर में हुई थी उसके लिए मैंने ट्राई किया था यूके की बेस पे, तो वो मैंने मैनेज नहीं कर सका था मैं। हेलो, आवाज जी नहीं आ रही जी है मुझे। जी वही फराज भाई कह रहे थे कि आप देख लें, अगर एट एनी कॉस्ट कोई भी जो है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कम्युनिटी आपको हेल्प आउट कर देती होती है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो टिकट उसका निकलवा देगा आपको। सही है, मैं ट्राई सिर्फ अपनी करेंगे। इन्फॉर्मेशन दे रहा था, मैंने ट्राई किया था, अपनी ट्राई मैंने की थी, मतलब मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, सिर्फ बता रहा। और फराज भाई के सेशंस अभी वो मैनेज करते हैं, अभी टाइम देते हैं ये, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं उसी लिंक पे, मैं कर सकता हूँ उनके साथ बुक टाइम? जी आप जिस नंबर से आपको मैसेज आया था उस नंबर पे आप बात कर लें तो मैं फिर फिक्स करवा। चलें ठीक है, सही है, ओके। चलें जी, सबके सवालात अभी तक के सारे जो है वो आंसर्ड हो गए हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलमान भाई का, ज़ीशान भाई का, जिन्होंने इतनी वैल्यूड कंट्रीब्यूशन की सेशन को। और ये हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपकी क्वेरीज जो है वो कोचिंग प्रोग्राम के हवाले से मैं उनको जो है वो फ़ोन कॉल पे या टेक्स्ट पे या ईमेल पे जो है वो उनको आंसर करता रहूँगा इंशाल्लाह। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक कम्युनिटी और जितने भी हमारा यूट्यूब चैनल, सारे जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो हमारा जो है वो ये सारा करने के पीछे मकसद ये है कि हम कम्युनिटी डेवलप करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की करें, ई कॉमर्स की करें, आईटी डेवलपमेंट की करें। तो लुकिंग फॉरवर्ड। और आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अगर कोई मज़ीद किसी की तरफ से कोई पॉइंट नहीं है तो मैं फिर ये साइनिंग ऑफ कर दूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू अल्लाह एवरीवन। हाफिज, थैंक यू।